हेलो दोस्तों। तो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज हमारे साथ कौन से गेस्ट हैं। तो गेस्ट को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो होती नहीं है, और जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं उनको तो स्पेशल इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आज डायरेक्ट स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। दादा वेलकम। नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादा, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए कि आप मतलब क्या करते हैं और कैसे इस फील्ड में आए। बेसिकली क्या है कि मैं एक बाइकर हूँ, तो मुझे बाइक्स की बहुत शौक है। और मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक है। तो मेरा एक वो शौक जो था वो मेरे पैशन में तो था ही, और उसके साथ मुझे एक कॉलेज के टाइम से एक मुझे ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ मुझे समाज के लिए करना है। तो हमारे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, तो हमें 9th में एक असेसमेंट होता था जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछा जाता था। उसके ऊपर हमें असेस करते थे कि इंटरेस्ट किस एरिया में है, ताकि हम उस फील्ड में या उस दिशा में हम खुद को प्रोग्रेस कर पाए। तो उसमें मेरा सोशल सर्विस आया था। तो तब तो कुछ पता नहीं था। तो जब मैं कॉलेज में आया तो नेशनल सर्विस स्कीम करके एक इनिशिएटिव है जो यूनिवर्सिटी का है, तो उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। तो हम छोटे छोटे गांव में जाते थे, वहां पे हम लोगों को सेवा करते थे। तो तब से मुझे लगता था कि समाज के लिए कुछ तो कुछ देना है। तो ओवर द टाइम ऐसे हो गया कि अभी मैं बाइकर था, तो अभी जैसे मैं रोड पे गाड़ी चलाने लगा तब मुझे ध्यान में आया कि मैं तो सही चला रहा हूँ पर सामने वाला तो सही नहीं चला रहा है। करेक्ट। तो मैं खुद को तो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर अभी सामने वाला नहीं चला रहा, तो मैं उसे कैसे प्रोटेक्ट करूँ। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं तो जाके रोड सेफ्टी के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों में उतना रुचि नहीं होता है। आप कोई और टॉपिक के बारे में बात करोगे तो लोगों में एक रुचि होती है, पर रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे ना वो मुंह घुमा के चले जाते हैं। तो आइडियली ऐसा है कि रोड सेफ्टी में जिस प्रकार हमारे यहाँ पे भारत में हर साल हम जो नंबर्स देखेंगे वो नंबर्स बहुत हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स अगर हमें कम करना है तो ये एक कोई बंदा नहीं कर सकता है। इसको हमें सबको साथ मिलके एक साथ इसमें काम करना पड़ेगा। तो जब मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा रोड पे, तभी आप मुझे रिस्पेक्ट करोगे। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम रोड सेफ्टी की बात कर सकते हैं। तो ये एक मेरा इनिशिएटिव था जहां से मैंने मिशन सेफर रोड्स का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और वहां से मैं स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स और फिर आरटीओ में मैं रेगुलरली लर्नर लाइसेंस एप्लीकेंट्स को सेशंस करने लगा। तो ये सब मेरा एक जर्नी रहा, और ये जर्नी में तो मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा, और उसमें मुझे बहुत सीखने भी मिला। राइट, सही कहा दादा आपने। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है कि आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छे लोगों से आप जुड़ते ही हो। तो दादा जैसे आपने बताया कि आप बाइक का बहुत शौक रखते हो, तो आपने बाइक से मतलब ऑल ओवर इंडिया कवर किया हुआ है। हाँ जी। तो अगर जैसे हम बाइक की पहले बात करते हैं, अगर मैं चाहूँ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को बेसिक रूल कौन से फॉलो करने चाहिए बाइक के लिए। तो अभी क्या है ना, आजकल लोगों में एक ये है कि अभी आजकल के जनरेशन में आपको पोस्ट कोविड, पोस्ट कोविड में ऐसे हो गया कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स पोस्ट कोविड हो रहे हैं। तो आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में हो रहा है। और हम जिस सिटी में अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं लोगों से। गाड़ियों ने लोगों को आउट नंबर कर दिया है। अच्छा। तो आइडियली जब भी हम रोड पे गाड़ी चलाना हम चाहते हैं, तो हम खुद की सुरक्षा सबसे पहला अपना पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं रोड पे गाड़ी निकालता हूँ, 2 व्हीलर रहे, तो मैंने हेलमेट ये पहनना चाहिए। तो बेसिक चीज है ये। तो अभी हमारे यहाँ पे ऐसे है ना कि लोग हेलमेट ही नहीं पहनते। तो एक प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए आपके पास। तो हेलमेट के लिए जैसे दादा मैं देखता हूँ, अगर मुंबई है या दिल्ली है या अदर सिटीज की बात करें तो वहाँ पे लोग हेलमेट पहनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रूल है कि हेलमेट नहीं पहनना, या मतलब ऐसा क्यों है? तो बेसिकली क्या है ना कि ये मोटर व्हीकल एक्ट कोई स्पेसिफिक सिटी के लिए नहीं होता है। अच्छा। ये तो पूरे कंट्री के लिए होता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है कि आपने अगर 2 व्हीलर चलाना है तो आपको पिलियन और आप जो राइडर है दोनों के सिर पे हेलमेट होना चाहिए। एंड इट शुड बी अ फुल फेस हेलमेट, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पुणे में लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो रोड में उतना हमारा स्पीड ही नहीं है, तो हम कम स्पीड में हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो लोगों को लगता है कि जब आप हाईवे पे होते हो हायर स्पीड्स पे, तभी हेलमेट पहनने की जरूरत है। पर आप कभी भी ऐसे होता है कि कोई घर में फिसलता है
पैर फिसल के गिर जाता है, उसका भी वहां मृत्यु हो जाता है। करेक्ट। उसका ना फोर्स है ना स्पीड है, तो वो जिस फोर्स से नीचे गिरा है उसमें उसको मार लग जाती है और हेड इंजरी एक बार हो गई तो आपको बचाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। करेक्ट। तो हेलमेट इस कारण पहनना चाहिए ताकि आपको बचाया जाए। ओके, मतलब खुद की सेफ्टी के लिए। खुद की सेफ्टी। अच्छा दादा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एक्ट है कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे बहुत सारा मतलब ऐसा देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, लोग बिना हेलमेट के बाइक पे हैं, तो वो लोग फिर रोकते क्यों नहीं उनको? अभी पुलिस तो उनका जो काम है एनफोर्समेंट है, हाँ। वो तो वो कर रहे हैं। Okay. अभी हम जिस देश में है अभी भारत, ये भारत अभी बहुत फास्ट विकसित होते जा रहा है। राइट। तो हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है। हाँ। तो 140 करोड़ के आबादी को कंट्रोल करने की इतना हमारे पास पुलिस का फोर्स नहीं है। Okay. तो हर बंदे के पीछे तो एक पुलिस लग नहीं पाएगा। राइट। और वो जितना लोगों को एनफोर्स कर पाए तो अलग अलग माध्यम से, अभी मैं उनके साथ भी बहुत सारे कार्यक्रम करता हूँ और बहुत सालों से करते आया हूँ। तो मैंने ये देखा है कि उनको तो ये चीजें आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर हम एज अ सिटीजन हम अगर ये समझ नहीं पाते कि हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमने फॉलो करना चाहिए, जैसे रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं और ये हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। और हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज मैं करूंगा तो कोई मुझे पकड़ नहीं रहा, तो मैं रोज करूंगा। करेक्ट। तो मेंटालिटी बन गई है। मेंटालिटी बन गई। तो जैसे मैं हर रोज ये चीजें करने चालू करता हूँ तो मैं खुद का भी जान धोखे में डाल रहा हूँ, दूसरे का भी जान धोखे में डाल रहा हूँ। तो ये मेरा इनिशिएटिव है। तो मैंने इनिशिएटिव को जब नेम किया तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि ऑन अ मिशन टू मेक इंडियन रोड सेफर। तो मैं ये मिशन 16 साल से लेके चल रहा हूँ और अभी तक मुझे लगता है मैंने 1% भी लोगों में वो चेंज नहीं लाया है। तो मैं इसलिए लोगों से विनती करता हूँ कि लोगों ने साथ में आके जब एक साथ हम साथ करेंगे तो हर बंदा जब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेगा तो हम ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको हम जरूर कम कर पाएंगे। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा दादा, क्योंकि हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज में पार्टिसिपेट करने की। क्योंकि अगर आप कर रहे हो, मैं ना करूं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं तो उसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे भी पड़ रहा है। हाँ जी। तो दादा, जैसे कि मैंने जैसे देखा है अदर सिटीज में, अगर मैं मुंबई की बात करूं, अभी हम पुणे में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अगर मैं मुंबई में बिना हेलमेट के जाता हूं तो लोगों में वो डर है कि भैया अगर कहीं पुलिस वाले ने पकड़ लिया मेरा चालान हो जाएगा, या जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरेस लगे। तो मैं चाहता हूं कि पुणे में ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या फिर कैसे इसको हम, मतलब मैं ये चाहता हूं कि पुणे में वो सेफ्टी बढ़े, लोगों में अवेयरनेस आए। तो उसके लिए अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूं या आपके साथ और लोग जुड़ रहे हैं, या फिर जो लोग जुड़े नहीं है, तो वो क्या करे कि वो एटलीस्ट वो सेफ्टी फॉलो करें। हाँ, एक चीज होती है दिनेश की, हमें जब भी लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट, तो हमें लगता है कि कोई और उसे चालू करे। ओके, राइट, मैं खुद ना करूं। करेक्ट। ऐसे हो कि अभी अगर हम बोलते हैं कि हमारे जो जवान बॉर्डर पे है, अगर हर जवान के घर वाले बोलते कि यार मेरा ही बेटा क्यों, करेक्ट, कोई और क्यों ना जाए, बिल्कुल, तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो किसी ना किसी को आगे चलना पड़ेगा, शुरुआत तो किसी को करना पड़ेगा। तो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएशन होना चाहिए। रादर देखो, एनफोर्समेंट ये एक सेपरेट चीज है जो होती रहेगी, राइट। जो शासन है वो तो आपको एनफोर्समेंट करेगा, आप पे फाइन्स लगाएंगे, वो आपके जो गलतियां हैं उनको आपको फाइन करेंगे। तो ये सब चीजें होती रहेगी, पर प्रैक्टिकली हम एज अ सिटीजन हमें ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी चीज करेंगे वो खुद की सेफ्टी और देश के हित के लिए होना चाहिए। करेक्ट। कि हमारा जब देश विकसित होते जा रहा है इतना फास्ट, करेक्ट, और हम अगर आज भी हर साल, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, हर साल कम से कम 1.5 लाख लोग ये रोड एक्सीडेंट्स में, करेक्ट, बिल्कुल, जान जाता है इंडिया में। राइट। और कोविड, अब देखोगे जो कोविड का पीरियड था, तो 2020 में जब सब घर पे थे, लॉकडाउन था, तब 1,38,000 लोगों का रोड पे एक्सीडेंट होकर उनका मृत्यु हुआ। कोविड के टाइम पे जब सब घर पे थे, लॉकडाउन था। ओके। और ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। इसका चैलेंज क्या है ना कि ये लोगों तक पहुंचते नहीं है नंबर, या कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। करेक्ट, कि ये नंबर्स है करके। कोविड में हम क्यों डरे हुए थे? क्योंकि हम ये रोज देखते थे मीडिया में, रोज हमें न्यूज में दिखता था, व्हाट्सएप खोला, किसी से बात किया तो लोग इसी के बारे में बोलते थे। पर ये जो महीना है अभी हम, ये जो जनवरी का महीना होता है, ये जनवरी के महीने को नेशनल सेफ्टी वीक के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया।
तो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। तो सिर्फ ये टाइम पे हमें इसके बारे में बात नहीं करना है, हमें साल भर बात करना है। राइट। और कोविड के बाद जो नंबर 1.5 लाख था, अभी वो नंबर 1,77,000 के आसपास गया है। तो ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है सालन साल। अभी ऐसे हो रहा है कि गाड़ियों का स्पीड बढ़ रहा है और लोगों में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही। तो हायर द पावर मोर शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेंगे उतना हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा दादा आपने। अच्छा दादा, जैसे आपने हेलमेट की बात करी, तो अगर मैं हेलमेट लेने जाऊं तो मेरे को हेलमेट कैसा लेना चाहिए, मतलब उससे मेरी पूरी सेफ्टी हो, तो क्या पैरामीटर मेरे को चेक करने चाहिए? तो बेसिकली एक चीज होती है कि आपको जब आप हेलमेट खरीदते हो ना, तो आपको एक स्टोर में जाके हेलमेट खरीदना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर हेलमेट पहन रहे हो, वो हेलमेट आपको सही नहीं बैठता है, तो आपकी जान धोखे में है। क्योंकि वो हेलमेट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उलट आपको हेलमेट का ज्यादा मार लगेगा। अच्छा। तो आप जब भी हेलमेट खरीदने जाते हो एक स्टोर में, तो आपको कुछ चीजें देखनी है। तो ये आपका बेसिक रहेगा। ये ब्रांड और कलर आप तो पर्सनल चॉइस रहेगा, वो तो आप खुद देख सकोगे, पर ये चीजें तो आपको देखना ही देखना है। तो सबसे पहली बात है उसका सर्टिफिकेशन, कि किसने उसको सर्टिफाई करा हुआ। जैसे अभी इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड है जिसको ISI बोलते हैं, तो BIS उसको अभी सर्टिफाई करता है। तो ISI मिनिमम हेलमेट में होना चाहिए। सेकेंड चीज होती है कि डॉट, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन US, तो उसका भी सर्टिफिकेशन आता है। तो मैं ये सर्टिफिकेशन क्यों बता रहा हूँ, ताकि आजकल सब ब्रांड्स आपको अवेलेबल है। तो इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप वहां जाते हो और आपको कुछ और दिखता है। ISI अभी तो सब में कंपलसरी ISI है। एक 3-4 साल पहले तो विदाउट ISI वाले ये सिर्फ सर्टिफिकेशन रोड साइड में बहुत आते थे, लोकल आते थे। तो आप जाओगे, डॉट दिख गया तो भी आप वो ले सकते हो। इसके साथ और एक होता है ECE करके। ECE, हाँ, तो एक यूरोपियन सर्टिफिकेशन है। तो ECE रहेगा तो भी आप हेलमेट खरीद सकते हो। उसके साथ एक स्नेल करके और एक सर्टिफिकेशन है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्नेल फाउंडेशन। तो ये चारों में से कोई एक भी सर्टिफिकेशन रहे, या 2 या 3 रहे, तो भी आप वो हेलमेट खरीद सकते हो। ये आपका पहला चेक होना चाहिए कोई भी हेलमेट आप जब खरीदते हो। सेकंड चीज होती है कि आप जब हेलमेट खरीदते हो तो फुल फेस हेलमेट होना चाहिए। फुल फेस, क्योंकि आजकल लोग हाफ फेस या ऊपर वाला लेते हैं। करेक्ट, राइट। तो आप देखोगे महिला जो होते हैं ना, दुकानों में जब बेचा जाता है, तो ऐसे बोलते हैं कि हाफ फेस हेलमेट ये लेडीज के लिए बना हुआ है, और फुल फेस हेलमेट ये जेंट्स के लिए। पर जेंडर क्लासिफिकेशन कहीं हेलमेट में नहीं होता है। आप हेलमेट का बॉक्स देखो या हेलमेट पे देखो, कहीं मेल फीमेल लिखा नहीं होता है। अच्छा। तो हेलमेट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ कलर पे लोग क्लासिफाई करते हैं कि कोई पिंक पुरुष रहेगा तो ये पिंक। आपने बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया है। मैं भी आज तक यही सोचता था कि मतलब अगर फुल फेस नहीं है तो वो लेडीज के लिए है। हाँ, देखो अभी एक बहुत बेसिक चीज है, जितना मार मुझे लगेगा उतना ही मार वो लेडीज को भी लगेगा। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली। तो मेरा प्रोटेक्शन ज्यादा है और उनका प्रोटेक्शन में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जो हाफ फेस हेलमेट होता है ना, उसमें चिन बार नहीं होता है, तो आपका फेस एक्सपोज्ड है। जब आप क्रैश करते हो तो आपका चेहरे पे ज्यादा मार लगने के चांसेस है। राइट। तो सबसे डिफिकल्ट चीज आपके बॉडी में फिक्स करना होगा वो है आपका जॉ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको खाने के लिए भी उसको इस्तेमाल करना है, बात करने के लिए करना है। करेक्ट, राइट। तो यू कांट कीप इट शट, तो आपको उसको मूव करना ही है। तो इसका जब इम्पैक्ट हो जाता है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स इट। उसको फिक्स करने के बाद आपको रिकवरी में बहुत टाइम चला जाता है। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक फुल फेस हेलमेट पहनो, जिससे आपका चेहरा प्रोटेक्टेड रहे, और आपको जब मार लगे तो मार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो लेडीज के लिए जितने भी आपके दर्शक रहेंगे, उन्होंने अगर हाफ फेस हेलमेट यूज कर रहे हैं तो उन्होंने फुल फेस हेलमेट यूज करना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन उसमें मिलेगा। राइट। तो एक चीज होती है जिसमें आप जब हेलमेट खरीदते हो तो उसमें आपको देखना है कि आपका जो हेलमेट का स्ट्रक्चर है उसमें जो चिन बार है, जो आगे चिन बार होता है, उसमें और आपके चिन के बीच में कम से कम 2 उंगलियों का अंतर होना चाहिए। अब जब नीचे से उंगली स्लाइड करोगे तो 2 उंगली का अंतर होना चाहिए, तो वो लूज नहीं बैठेगा। हाँ, तो ये अंतर क्यों होना चाहिए, ये लूज नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो हेलमेट फिट होगा वो आपके गालों पे प्रेशर क्रिएट करेगा। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बात करने में। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हेलमेट पहन लूंगा तो मुझे थोड़ा दिक्कत होगा ऐसे बात करने में, क्योंकि वो मेरे चीक्स पे पकड़ेगा, चीक पैड्स पे। और ये जो चिन रहेगा ना, इसमें गैप क्यों है, जैसे में इम्पैक्ट हो जाता है चिन बार पीछे मुंह होगा, क्योंकि हेलमेट हिलेगा। राइट। तो उसमें मेरे चिन पे इम्पैक्ट हेलमेट से नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो मिनिमम 2 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। 3 से ज्यादा रहेगा तो वेल एंड गुड, जितना ज्यादा उतना बेटर। राइट। सेकेंड चीज होती है कि आपका जो हेलमेट का फिट है वो स्नग होना चाहिए। स्नग यानी कैसे, जैसे मैं बताया, मुझे टाइट बैठना चाहिए। ओके। इट शुडंट बी लूज।
बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना, हेलमेट जब पहनते हैं और निकालते हैं तो हेलमेट इजीली पहना जाता है, इजीली निकाला जाता है। करेक्ट। वो हेलमेट आपको बचाएगा नहीं। ओके। इसका रीजन है कि वो लूज है आपके सिर पे। जितना लूज हेलमेट, वो ऐसे है कि आपके सिर पे बैठा है और इम्पैक्ट होने के बाद वो हेलमेट हिल रहा है, तो उसका मार आपको ज्यादा लगेगा। तो आपने जब हेलमेट खरीदना है तो आपको ये देखना है कि वो हेलमेट आपको स्नग बैठ रहा है और आपका हेलमेट हर बार यहाँ बैठेगा आपके फोरहेड पे। ये जो पोर्शन है आपके सिर पे रेस्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हेलमेट पहनूंगा तो मुझे बाल जड़ जाएंगे, राइट, और लोगों को ये लगता है कि मुझे मेरे नेक पे पेन आ जाएगा। तो लोग रिफ्रेन करते हैं। अभी कोई भी चीज होती है, एक छोटी चीज आप सोच लो कि हम कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। करेक्ट। कितने बार हम ऐसे करते हैं कि हमने खाना खाया, हमको खाना बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट खाना, हमने शेफ को बुलाया और बोला कि आज खाना आपने बहुत बढ़िया बनाया। हम कभी करते, कभी नहीं करते नहीं। पर जिस दिन हमें खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार आपने आज खाना अच्छा नहीं बनाया। करेक्ट। हम मनुष्य प्राणी ऐसा है कि वो नेगेटिव चीजें ना जल्दी अट्रैक्ट राइट। उसको पॉजिटिव चीजें लगता है ठीक है, ये तो नॉर्मल है, तो रोज होना चाहिए। जैसे हमारी माँ खाना बनाती है, एक आध दिन उसका थोड़ा नमक कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम बोल देते कि यार खाना अच्छा नहीं बना है। पर जिस दिन उसने अच्छा खाना बनाया, हम कभी इसकी तारीफ नहीं करेंगे, हम कभी इसको बोलेंगे नहीं कि माँ तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। राइट। तो वैसे ही अभी जो हेलमेट होता है ना, हेलमेट का जब लोगों को जिन्हें कभी पहना नहीं है हेलमेट, राइट, और पहली बार पहनने वाले, तो उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा। कोई भी चीज है पहली बार आप कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक्वेंटेड नहीं हो, तो आपको एकदम ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगेगा, पर ओवर द टाइम आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। तो एक चीज है कि अभी मैं कितने तो बार ऐसा होता है, मैं घर से नीचे गाड़ी तक आ जाता हूँ, तो मैं गाड़ी पे आया हूँ और मैं याद आता है कि यार मैं चाबी घर पे भूल के आया हूँ, पर हेलमेट तो मैं घर से पहन के निकलता हूँ। तो मैं लिफ्ट में भी जब चलता हूँ तो मैं हेलमेट पहन के नीचे चलता हूँ। करेक्ट। तो आदत हो जाती है एक बार, तो आप वो हेलमेट कहीं रखोगे नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था, टू व्हीलर, हमारे हरियाणा या दिल्ली साइड में ऐसा होता था कि हम बाहर गाड़ी निकालते थे ना, हम डर से हेलमेट पहनते थे कि हमारा चालान ना कट जाए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पुणे आया था ना, तो मैं बाइक लेके आया था ट्रेन में, तो जैसे ही मैं हेलमेट पहना और बाइक पे बाहर आया, मैंने देखा यहाँ तो किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा। तो मैंने एक दो बार ट्राई किया कि बिना हेलमेट के चलते, लेकिन जब मैं बिना हेलमेट के दादा बैठता हूँ ना गाड़ी पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर खाली खाली सा है। मेरे को बड़ा, मतलब हेलमेट पहने बिना गाड़ी ड्राइव करना ना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो एक हैबिट बन जाती है। आपने सही कहा, पहले शायद किसी को लगे कि हैवी है, लेकिन जब आप रोज पहनोगे ना तो आप विदाउट हेलमेट चला ही नहीं सकते। करेक्ट। और अभी तो जैसे हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम करते हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी भी है। करेक्ट। तो अभी जैसे आपने दादा हेलमेट का पैरामीटर बताया, तो ऐसे हेलमेट पे बेल्ट लगाते हैं। करेक्ट। तो उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए? तो बेसिकली अभी हेलमेट में क्या होता है ना कि लोग हेलमेट पहन लेते हैं, राइट, उनका सही फिटिंग हेलमेट भी है। ओके। तो वो इनको लगता है कि मैंने हेलमेट तो पहन लिया है तो मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं। राइट। ये कोविड के वैक्सीनेशन जैसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो आप बच ही जाओगे, उसके बाद भी कोविड हो रहा है, ऐसे नहीं कि कोविड बंद हो गया। राइट। तो हेलमेट एक प्रोटेक्टिव चीज है। जैसे हम हमारा स्मार्टफोन है, आजकल स्मार्टफोन जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, हम उसको एक एडिशनल प्रोटेक्शन दे रहे। तो हमने हमारे सिर को एक एडिशननल प्रोटेक्शन दिया है। तो हेलमेट पहनने के बाद जब आप चिन स्ट्रैप नहीं लगाओगे तो हेलमेट कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जैसा आपका इम्पैक्ट होगा और आपका जैसे क्रैश हो जाएगा तो आपका हेलमेट आपसे पहले गिर जाएगा, निकल जाएगा, सिर से निकल जाएगा। तो आपका चिन स्ट्रैप जो होता है ना, उसमें एक उंगली का गैप होना चाहिए। आप पूरा स्ट्रैप करोगे इसको, एक उंगली का गैप होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 उंगली, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी किसी को होता है ना कि थोड़ा सा उनको लगता है कि मुझे ये जो मेरा लग रहा है, मुझे बहुत टाइट लग रहा है, तो 1 उंगली का गैप रखे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। किसी किसी को 2 उंगली का, 2 से ज्यादा रखोगे तो चांसेस है कि हेलमेट मूव होने के चांसेस है। तो आपको उसने रिटेन करना चाहिए, हेलमेट ने आपके सिर पे रिटेन होना चाहिए, इसलिए उसको स्ट्रैप किया जाता है। और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिनेश, की लोग हेलमेट खरीद लेते हैं, उनको पता नहीं कि उसको कब चेंज करना है। राइट। मैंने तो हेलमेट सालों साल चलाते हो, 4 साल चला देते हैं। आपका ये जो मैंने अभी फिट बताया जितना भी, कि वो फिट अगर आपका लूज हो गया, स्नग नहीं बैठ रहा है, आप जब हेलमेट को लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, हेलमेट घूम रहा है, तो आपका हेलमेट लूज हो गया है। ओवर द टाइम वो हो जाएगा, क्योंकि वो कुशन है। हेलमेट का स्ट्रक्चर ऐसा बना रहता है कि ऊपर एक आउटर शेल है, वो अलग अलग मटेरियल से बनता है। फाइबर ग्लास रहेगा, पॉलीकार्बोनेट रहेगा या कार्बन फाइबर रहेगा, तो डिपेंड्स फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड।
उसके अंदर एक ईपीएस फोम होता है, करेक्ट, राइट, एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन, और उसके बाद जो होता है थर्ड लेयर, वो हमारा कुशन रहता है जो हमारे स्किन को टच करता है, राइट, राइट। 3 लेयर्स में हेलमेट बना जाता है। तो ईपीएस जो होता है, एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन जो होता है, वो एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन को जब एक्सपांड किया जाता है तो वो एक इम्पैक्ट ले लेता है ना, तो कंप्रेस हो जाएगा, राइट। वो जैसे कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, राइट, तो वो इम्पैक्ट रेडिएट कर देगा, तो आपके सिर पे चला जाएगा। तो हेलमेट क्या करता है, फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है। ये हेलमेट काम करता है। तो हम जब भी हेलमेट खरीदते हैं, एक बार हमारा इम्पैक्ट हो जाता है तो हमने वो हेलमेट चेंज करना चाहिए। तो मतलब मिनिमम ड्यूरेशन होती है इसकी कुछ? हाँ, तो मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं 3 से 5 साल। ओके, वो डिपेंड होता है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो। ओके, अभी मैन्युफैक्चर, अभी कभी आप हेलमेट खरीदोगे तो आप देखोगे इसमें मैन्युफैक्चर डेट रहेगा, उसमें आप कभी एक्सपायरी डेट नहीं देखोगे, क्योंकि एक्सपायरी डेट आप डिसाइड करोगे। राइट, अभी मैं खरीदता हूँ और मैं खड़े खड़े उसको नीचे डाल देता हूँ तो बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी के आईने पे लगा के चले जाते हैं। बहुत कितने तो लोग होते हैं पार्किंग स्पेसेस में, वो आते, वो जब गाड़ी लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, वो उनके हेलमेट को गिरा देते, करेक्ट, उठा के वापस वही रख देते, पर वो हेलमेट ने इम्पैक्ट ले लिया है। और जब मैं रख के गया हूँ, मुझे तो पता नहीं वो हेलमेट गिर गया है, राइट, पर एक्चुअली जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तब वो मुझे बचाएगा नहीं। तो हमने जब भी हेलमेट यूज करने रहेंगे हम, तो उसे हमने कोशिश करना चाहिए हम उसे सेफ रखें, हमारे साथ ले चले, कहीं गाड़ी पे ना रखे उसको, गाड़ी पे लॉक पे टंग के ना जाए। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पीछे टंगा के ही चलाते हैं, बारिश हो उसमें सब कीचड़ उड़ रहा है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। प्रोटेक्टिव गियर है, तो प्रोटेक्टिव गियर को आपने प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट। तो जैसे दादा आपने हेलमेट की बात करी, अभी मैं हेलमेट लगा के भी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को मतलब बेसिक पता ही नहीं है कि मेरे को कौन सी लाइन में ड्राइव करना है। तो उसका थोड़ा सा आप बताओ कि किस लाइन में ड्राइव करना चाहिए बाइकर को, और अगर जैसे रेड लाइट है या ट्रैफिक ज्यादा है तो मैं क्या प्रिकॉशंस लूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अगर ट्रैफिक है फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, ट्रैफिक है तो वो राइट साइड से निकाल लेते हैं, या जो लाइन है नहीं उससे निकालने स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या थोड़ा सा मतलब क्या पेशेंस रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? फिर सबसे पहली बात होता है ना कि लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी चलाना एक कला है। आप ऐसे नहीं कि मैंने एक कोर्स ले लिया या मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियोस देख लिए तो मैं गाड़ी अच्छे से चलाऊंगा। मेरा गाड़ी चलाने का जो होता है ना, मैं ओवर द टाइम उसको सीखूंगा, सालों में मैं उसको इम्प्रोवाइज करूंगा, चलाने में परफेक्ट हो गया। हाँ, लोगों को लगता है कि मैंने गाड़ी जब चला रहा हूँ तो मैं उसमें यहाँ से डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी दिनेश ने 30 मिनट में कवर किया तो मैंने 25 में करना चाहिए। ओके, ये आजकल का जो बाइकर्स का जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उनका एक मोटिव बन गया है कि मैंने गाड़ी ले लिया तो मुझे लद्दाख जाना है, सबसे पहले मुझे वो कंप्लीट करना है। अभी जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आप बहुत चीजें सीख रहे हो तभी, तो आपने पहले छोटे छोटे, कैसे होता है ना, हम जब केजी से स्टार्ट करते तो हमको सीधा पैराग्राफ्स नहीं सिखाते, या हमें सीधा कॉम्प्रिहेंशन सिखाते नहीं, हमें एक एक शब्द सिखाते। आप स्टेप बाय स्टेप जाना है, दिस इज अ प्रोसेस, राइट। इसको आप एक दिन में हासिल नहीं कर पाओगे, बट ओवर द टाइम ये आपके मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। तो जैसे आपने बोला लेन होता है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप रोड पे देखोगे उनको ये लेन सिस्टम पता नहीं है, नहीं पता उनको लेन स्विचिंग और लेन कटिंग में भी डिफरेंस पता नहीं। अभी लेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी फॉर एग्जांपल जो मीडियन होता है रोड के बीच में, जो डिवाइडर होता है, उसके बाजू में जो लेन रहेगा वो आपका पहला लेन है, उस राइट साइड में। ओके, उसके बाद वाला सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी लेन रहेंगे वो सर्विस रोड तक उसको आप कैलकुलेट कर दो। ओके, जो फर्स्ट लेन होता है जनरली वो आपको ओवरटेकिंग के लिए रहता है। जैसे आप हाईवेज पे जाओगे तो ओवरटेकिंग के लिए रहता है, लोग उस पर कंटिन्यूस चला रहे हैं, राइट। और एक बात होता है कि जब भी लोग उस लेन पे चला रहे हैं तो उन्हें स्पीड जो होता है उनको लगता है कि मैं स्पीड से चलूंगा तो मुझे वो लेन यूज करना है, राइट। टू व्हीलर जो राइडर्स आपने जैसे बोला कि उन्होंने कहा रहना चाहिए, सबसे लोएस्ट विजिबिलिटी होता है टू व्हीलर्स का जब वो गाड़ी चलाते हैं रोड पे। करेक्ट। बड़े गाड़ियों को टू व्हीलर्स बहुत जल्दी स्पॉट नहीं होते, एंड वेदर कंडीशन खराब रहेंगे, अभी जैसे दिल्ली का वेदर कंडीशन खराब है, राइट, तो वहां पे वो गाड़ियां दिखेंगी ही नहीं। करेक्ट। तो वहां आपका जान बहुत धोखे में है। तो एज ए टू व्हीलर राइडर मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद को रोड प्रेजेंस मेरा रहे,
जैसे मैं रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहनूंगा, ओके या फिर मेरे हेलमेट पे रिफ्लेक्टिव्स होने चाहिए, ओके या मेरे गाड़ी का टेल लाइट्स चालू है कि नहीं ये मैंने देखना चाहिए। ओके उसके साथ मैं रोड के लेफ्ट साइड से चलूंगा, ताकि मैं कोई बड़े गाड़ी के बीच में नहीं आ रहा हूँ। ओके तो अभी आप देखोगे बड़े गाड़ियां जो होती है हाँ, उनका जनरली होता है कि उन्होंने थर्ड लेन से चलना चाहिए। अगर 3 लेन का रोड है हाँ, तो हाँ, थर्ड लेन में होना चाहिए, ओके और वो फर्स्ट लेन में चलते हैं। राइट ट्रैफिक बहुत- कंजेशन बहुत होता है देखा इसी कारण, हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनको लेफ्ट साइड में बहुत सारे टू व्हीलर्स रहते हैं छोटे छोटे, हाँ हाँ तो उनको दिक्कत होता है। तो वो क्या करते हैं, एक तो सेकंड या फर्स्ट लेन में चलाते हैं। ओके तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। तो अगर मैं ये समझा कि अगर मेरे को राइड करनी है, बाइक राइड करनी है, तो मेरे को लेफ्ट साइड में जो अपनी थर्ड लाइन है, अगर करेक्ट। 3 लाइन का रोड है तो थर्ड लाइन में मेरे को ड्राइव करनी हाँ। चाहिए। दादा एक चीज और यहाँ पे है, अभी बहुत सारे जैसे आपने कहा कि लोग बाइक ले रहे हैं और वो पहले लद्दाख जाना चाहते हैं। लद्दाख जा जैसे आपने तो अभी ऑल ओवर इंडिया बाइक पे कवर किया है, तो अगर मैं ट्रैफिक वाइज बात करूँ तो आपको क्या लगता है, मतलब कौन सी सिटी का ट्रैफिक वेल मैनेज्ड है? वैसे देखने जाए ना दिनेश की बहुत सारी सिटीज है जहाँ पे हाँ। ट्रैफिक वेल मैनेज्ड है। ओके कि क्योंकि क्या है होता है ना, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है करेक्ट। कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो अभी आप यहाँ से साउथ चले जाओ फॉर एग्जाम्पल, तो आप कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु के रोड्स तो बहुत खूबसूरत है। कभी आपको चांस मिले तो आप तमिलनाडु के रोड्स पे चलाइए गाड़ी, आपको बहुत सुंदर रोड है। ओके कहीं आपको बम्प्स नहीं है, रास्ते एकदम साफ है। अच्छा तो ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ के रोड्स खराब है। अभी हमारे यहाँ पे समृद्धि महामार्ग है राइट जो महाराष्ट्र में है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द ऑटोबान जो जर्मनी में है। जर्मनी में राइट। तो हम एज अ रोड यूजर हम उसको अगर सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, करेक्ट। वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे। अच्छा समृद्धि महामार्ग में। हाँ तो वो एक्सीडेंट्स किस कारण होने लगे, इसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ हाँ, तब पता चला कि ये जो रोड यूजर्स थे हाँ, हाँ, उनको रोड हिप्नोसिस हो रहा था। अच्छा तब तक किसी को रोड हिप्नोसिस क्या था ये पता भी नहीं, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था हाँ, कि रोड हाँ, हिप्नोसिस क्या होता है। तो अच्छा। अभी हम जब गाड़ी चलाते हैं नॉर्मल हाईवेज पे, हमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, व्हेनेवर यू आर डिस्ट्रैक्टेड, तो आपका ध्यान बटा हुआ रहता है। राइट पर अब जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और आप सिर्फ रास्ता ही देख रहे हैं, हाँ तो आपका जो ब्रेन है ना वो हाइबरनेट हो जाता है। तो ओवर द टाइम ना शट डाउन, धीरे 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 उसका रिफ्लेक्स स्लो हो जाता है। ओके जैसे रिफ्लेक्स स्लो हो गया तो आपकी नींद लग गई, हाँ तो वहीं पे आपका इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्रैश होने के चांसेस बढ़ हाँ ये चीज मैंने बहुत लोगों से सुनी थी कि समृद्धि पे मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। आज आपने क्लियर किया कि वो थोड़ा सा माइंड हिप्नोसिस हो जाता है। तो क्या होता है ना, हम वो स्ट्रेच करते हैं। लोग क्या करते हैं कि चलो मुझे एक मंजिल पे जाना है, तो मुझे क्या है और एक 100 किलोमीटर ना, चलो मैं चला लूंगा। ओके हम उसे खींचना नहीं चाहिए। हमने क्या करना चाहिए कि जब रेस्ट लेना, जब आपका बॉडी एक ऐसा मशीन है ना जो आपको बता देगा, करेक्ट बोलेगा कि आप थक गए। अभी मैं जब भी राइड करता हूँ या मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा एक बेसिक फंडा है, जब भी मुझे लगता है मैं थक गया हूँ मैं रुक जाता हूँ। भले मैं चाय पीने के लिए रुक जाऊं या किसी से बात करने के लिए रुक जाऊं, मैं 10-15 मिनट जब तक मुझे नहीं लगता मैं अभी वापस रिवाइव हो गया हूँ तब तक मैं रुक जाता हूँ। ये हमारा एक बेसिक होना चाहिए। राइट आजकल का जो जनरेशन है, जैसे हमने बात करा लद्दाख का, कि लोगों को लगता है कि यहाँ से किसी ने लद्दाख 2 दिन में करा हुआ है तो मैं उसे 1.5 दिन में हासिल करूंगा। अच्छा तो आप नहीं कर भी लोगे, रिस्क ले रहे हो, आप जान खतरे में डाल के वो चीज करने में कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको एक्लेमेटाइजेशन भी होना बहुत जरूरी रहती है। क्योंकि आप जब भी यहाँ से जाते हो, हम जहाँ पे वहां से लद्दाख का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है। करेक्ट। तो जैसे आप ऊपर जाते हो ना तो ऑक्सीजन थिन लेयर बनते जाता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित आओगे। करेक्ट। क्योंकि मैंने ये चीज भी फील किया है कि लोग ना जल्दबाजी में ज्यादा हैं। कुछ लोग जो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ऑफिस जाना है, आप नॉर्मल डेली लाइफ में चला रहे हो, समझ आता है, लेकिन आप लद्दाख जा रहे हो तो आप उस चीज को एंजॉय करो। आप उस चीज को मतलब ऐसा स्ट्रेच मत कर दो कि यार मेरे को ये कवर करना है, उससे आपको कोई अवार्ड तो मिलने वाला है नहीं। करेक्ट। तो आप उस चीज को एंजॉय करोगे तो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। एग्जैक्टली। एक स्टडी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 2 लोग एट अ टाइम एक जगह से निकलते हैं, और उसमें का एक बंदा होता है ना जो हर चीज फॉलो करके चलता है, और एक बंदा होता है जो लेन कट करके चलता है। तो उसको अभी जाना है राइट में, अभी आप बहुत बार देखोगे रास्ते पे किसी को राइट मुड़ना है पर वो है 3rd लेन में, वो 3rd लेन से पूरा ट्रैफिक कट करके राइट लेता है। एक्चुअली उसने होना चाहिए 1st लेन में, क्योंकि उसको टर्न लेना है। राइट। पर वो होता है 3rd लेन में। तो जो बंदा कट करके ट्रैफिक में से मैनूवर करके पहुंचता है, वो बंदा ज्यादा फटीग
महसूस करता है राइट, और वो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। करेक्ट, एंड उसमें और ये जो बंदा सब आराम से गाड़ी चलाते हुए सब रूल्स फॉलो करके अपने पेस में आया है, राइट, वो बंदे और ये बंदे में हार्डली 5 मिनट का फर्क होता है, क्योंकि आप टाइम सही कह रहे हो बिल्कुल आप, डिफरेंस है ना वो बहुत हाँ, बड़ा नहीं होता है। करेक्ट, तो लोगों ने ये जब प्रैक्टिस करेंगे रोज, तो ओवर द टाइम आपको लगेगा कि यार हम हॉर्न मार मार के, अगर मैं कोई सिग्नल, अभी मैं जब आ रहा था राइट, तो मैं सिग्नल पे रुक गया था, अच्छा, तो मेरे पीछे एक गाड़ी थी, उसने हॉर्न पे से हाथ उठाया ही नहीं, अच्छा, अभी सिग्नल तो लाल लाइट है, राइट, तो मैंने जंप तो मैं नहीं कर पाता। हाँ, जैसे उसने मेरे को ओवरटेक किया, हाँ, उसने मेरे को बोला कि दिखता नहीं कि आपको सब गाड़ियां जा रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे, आप भी अच्छा, चलो। उसके लिए उसकी जान बहुत अहमियत नहीं रखती होगी, पर मेरे लिए मेरी जान अहमियत रखती है। करेक्ट, तो मैंने वो सिग्नल पे रुकना मेरा एक एज अ सिटीजन, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट, और एक चीज होती है, आप प्रैक्टिस करिए कि जब भी आप कोई सिग्नल पे खड़े हो जाते हो ना, हाँ, आपके आसपास 1-2 लोग आके खड़े हो जाएंगे, करेक्ट, आपको देख, राइट, जैसे उसमें का एक बंदा है ना, देखता है कि लेफ्ट राइट कोई है नहीं, हाँ, सिग्नल तोड़ देता है, हाँ, उसके पीछे वो तीनों भी चले जाते हैं। ये Correct. क्राउड ड्रिवन मेंटालिटी, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। राइट, पर अच्छे जो लोग कर रहे हैं उनको भी आप फॉलो करो, राइट, इन्हीं को क्यों फॉलो कर रहे हैं, जहां आपकी जान खतरे में है Right. उसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं। पर एज अ सिटीजन जब आप रुके थे, यू इन्फ्लुएंस दोस 4 पीपल, राइट, वो आपके लिए रुके, तो आप रोज जब करोगे ऑटोमेटिकली लोगों में वो अवेयरनेस आ जाता है, करेक्ट, वो हैबिट बननी चाहिए, बननी चाहिए। क्योंकि जब तक मैं नहीं अपने अंदर लोगों में, मतलब अपने अंदर खुद से वो लाना चाहिए Yes. कि जब तक मैं ट्रैफिक को फॉलो नहीं करूंगा, वो रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, तो Correct. दूसरे लोग भी देख के क्या इन्फ्लुएंस होंगे। इवन True. आजकल तो ऐसा हो गया है कि लोग, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा बच्चा बैठा है, इवन कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग करता हूँ कि जल्दी स्कूल पहुंचाना है, वो मेरा बेटा खुद बोलता है कि डैडी थोड़ा स्लो चलाओ। Yes. तो अगर हम कुछ ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आज की जनरेशन तो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, तो वो कैसे फॉलो करेंगे, तो पहले हमें ही फॉलो करना चाहिए। तो दादा हम बात कर रहे थे कि कौन सी सिटी का आपको ट्रैफिक वेल मैनेज लगा। तो चंडीगढ़ ओके, एक सिटी है जिसमें ट्रैफिक बहुत अच्छे से मैनेज्ड है, ओके, और आप देखोगे कि बहुत जगह पे उन्होंने अभी चंडीगढ़ तो एक सिटी हो गया, उसमें से अभी महाराष्ट्र में आप जाओगे, हाँ, हाँ, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी सिटीज ऐसे है, ओके, जैसे कि अभी आप मुंबई में जाओगे, हाँ, अभी हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि Right. हम सिटी टू सिटी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, करेक्ट, क्योंकि अभी आप पुणे में देखोगे तो हाँ, लोगों से ज्यादा व्हीकल आपको है, व्हीकल्स है, राइट, तो आप एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता। राइट, पर अभी हम मुंबई में जाओगे आप, हाँ, अभी ठाणे हो गया या नवी मुंबई हो गया, हाँ, वहां पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, पर मेरे को लोग लगता है फॉलो कि करते हैं। हाँ, लोगों पे ज्यादा डिपेंड करता है, करेक्ट, क्योंकि आप जिस सोसाइटी के पास रह रहे हो या आप जिस एरिया में रह रहे हो, वहाँ के Correct. लोग भी थोड़े से अवेयर होने चाहिए, करेक्ट, क्योंकि कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, रॉन्ग साइड की भी आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कि एक तो वो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, ऊपर से अगर कोई जा रहा है तो उसको भी वो इम्पैक्ट डाल रहा है, खुद भी इम्पैक्टेड हो रहा है। ट्रैफिक है, वो सोच रहा है उस लाइन में ट्रैफिक है तो शायद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, करेक्ट, बट वो वहां पे भी ट्रैफिक लगा देता है। तो ये रॉन्ग साइड का कॉन्सेप्ट भी मेरे को लगता है लोगों को थोड़ा Yes. सा खुद से अवेयरनेस आनी चाहिए, यस। कि जब तक वो खुद नहीं चेंज होंगे जब तक कुछ Correct. चेंज नहीं हो सकता। वो उनमें क्या होता है ना, अभी आप एक एग्जांपल ले लो, हाँ, कि जैसे अभी एक रोड है, राइट, Right. वो रोड पे मुझे जाना है उस पार, हाँ, राइट, मैं ऑपोजिट साइड के रोड पे हूँ, मुझे उस पार जाना है, right, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से सिर्फ 50 मीटर पे एक ब्रोकन मीडियन है, हाँ, डिवाइडर के बीच में गैप है, हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से जाके 100 मीटर घूम के आऊं, उससे अच्छा ये 50 मीटर तो है, मैं यहाँ से क्रॉस चले जाऊंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। राइट, पर आइडियली बाय लॉ आप जहां खड़े हो वहां से आप बैक नहीं, आपके जो ट्रैफिक आपकी तरफ आ रही है ना, रॉन्ग साइड, ऑन कमिंग ट्रैफिक के अगेंस्ट आप नहीं जाना चाहिए, करेक्ट, दैट्स द रूल। तो आपको वो ट्रैफिक के साथ ही जाके जहां से है वहां से यू टर्न करके वापस आना है। बिल्कुल, तो ये जो होता है ना, ये यहाँ से तो पास ही है, हाँ, इसी में वो छोटा 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 होके बड़ा हो जाता है, बड़ा जाके हो लोग लॉन्गर डिस्टेंस भी वैसे चले जाते हैं। राइट, आप कई कई रोड्स में अभी आजकल आप पुणे में देखोगे हाँ, कि ट्रैफिक जाम हो गया तो लोग क्या करते हैं, वो जिस लेन में है, जिस साइड पे है, हाँ, उसके ऑपोजिट साइड से चलने चालू कर देते हैं। करेक्ट, राइट, तो सामने से जो गाड़ी आ रही है वो बच बच के आ रही है। राइट, एक तो उनका रो है, उनका वे है, वो हाँ, इट्स देयर राइट टू वे, वो उसमें बच के आ रहे हैं, क्योंकि right. सामने वाला जो रॉन्ग साइड से आ रहा है उनको उससे डर है, और वो एक आ रहा है उसके पीछे फिर 10 और फॉलो 10 और करने आ जाते लगते हैं। बड़े गाड़ियां आती है,
हाँ टू व्हीलर तो मैं तो बोलता हूँ किसी ने नहीं आना चाहिए, पर Right. जब बड़े गाड़ी आ जाती है वो ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट करती है। करेक्ट। तो ट्रैफिक कंजेशन हम रोज बोलते रहते हैं हाँ कि जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ वो एक ही बात मुझे बोलते हैं, सर आप बहुत ट्रैफिक है। रोड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं पर ट्रैफिक के बारे में क्या है? हाँ ट्रैफिक तो हम ही तो कर रहे हैं। correct. जब मैं एक इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ, हाँ राइट, वो इंटरसेक्शन पे सिग्नल नहीं है, मैं पास करने की कोशिश कर रहा हूँ और सामने से गाड़ी आ रही है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको जाने दूं। करेक्ट। मैं क्या करूंगा, मैं जाके उसके बीच में खड़ा हो जाऊंगा। हाँ वो भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पहले आया था। तो ये मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगी। ये आप एक सिस्टम इसको चेंज नहीं कर पाएगा। करेक्ट। इसको हम थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस, इसके थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जब स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता हूँ तो मेरा फोकस यही रहता है कि वो बच्चों को वो एज में हम जब ये चीजें सिखाएंगे तब वो जाके जब बड़े बन जाएंगे, जैसे सिविक्स एक ये होता था, हमें सब्जेक्ट होता था स्कूल में, राइट। तो अभी वो सिविक्स जो होता है ना, वो सिविक्स सिर्फ सेंस में बचा है। अभी तो वो एक एज अ सब्जेक्ट है, एज अ टॉपिक, उसमें कुछ बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। राइट। तो लोगों में, बच्चों में वो जब हम उस एज में अगर नहीं बताएंगे, उनको ये सेफ्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, करेक्ट। तो बच्चों को जब बड़े हो जाएंगे ना, वो हमारे जैसे ही रहेंगे। वो हमको देख रहे हैं, बिल्कुल। जब छोटे बच्चे मुझे गाड़ी चलाते हुए देखेंगे तो वो बोलेंगे ये चला रहे, तो हमें भी वैसे ही करना है, हम भी वैसे ही सीखे। अभी मैं जब मोटरसाइकिलिंग सीखा, मैंने मेरे बड़ों को देख के मैंने सीखा। राइट। अभी हेलमेट मेरे पापा पहनते थे, तो मैं उसी से मैं प्रेरित हुआ, मैं भी पहनने लगा। मैं कॉलेज जब जाता था दिनेश, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स मेरी मजाक उड़ाते थे, राइट, बोलते थे हेलमेट पहन के आता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है। और हाँ। ये तो कब की 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा। जब मैं कॉलेज में था। ओके। तो तब मैं पहन के जाता था कॉलेज, और मैं विदाउट हेलमेट कभी गाड़ी नहीं चलाता था। ओके। और तब तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था, अभी तो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। करेक्ट। तो आप यूट्यूब जाओगे या अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, हाँ। तो बहुत सारा अवेयरनेस मिल जाता है। करेक्ट। पर तब के जमाने में इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड नहीं था जैसे आज है, तो तब इंफॉर्मेशन मिलती थी लोगों से। अब मैं जब सीखा, मैं मेरे क्लब के राइडर से मैं सीखा अच्छा। कि हेलमेट कैसे खरीदना है, क्या क्या चीजें देखनी है, हाँ। राइडिंग गियर्स क्या होते हैं, ग्लव्स किस काम का होता है, अच्छा। राइडिंग बूट्स क्यों पहनना चाहिए, राइडिंग पैंट्स क्या काम करते हैं, ये सब चीजें मैं उनसे सीखा। पर अभी तो आपको सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, तो वी शुड लेवरेज दैट। तो दादा, आपने ये जो सारी चीजें बताई सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो ये आपके इंस्टाग्राम पे या आप पे है इन्फॉर्मेशन? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा वेबसाइट है missionsaferroads.in, उस पे तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। और मैं रेगुलरली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि लोगों में वो अवेयरनेस रहे। तो अगर किसी को जानना है कि अगर आप बाइक ले रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी गार्ड्स आपको यूज करनी चाहिए, तो वो आप दादा को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप पूरा इन्फॉर्मेशन देख के और परचेज कर सकते हो। तो दादा, अभी हमने बाइक की बात कर ली, अभी अब आते हैं हम 4 व्हीलर पे। 4 व्हीलर के ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे, क्योंकि अभी मैंने सपोज 4 व्हीलर मेरे को लेना है नया, मैं एक लर्निंग स्कूल में जाऊंगा। आजकल तो गली गली में लर्निंग स्कूल ओपन हो गए हैं, वहां से मैं गाड़ी सीखूंगा और डायरेक्ट नई गाड़ी ले लूंगा या पुरानी गाड़ी ले लूंगा, एज पर माई विश, है ना। बट मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ, मैंने सीख भी ली है, बट आजकल जो वो गाड़ी लर्निंग वाले सिखा रहे हैं वो बेसिक सेंस नहीं देते हैं कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है, कौन सी लाइन में चलानी है, डीपर कैसे देना है। तो उस पर थोड़ा सा आप बताओ मेरे को। तो बेसिकली क्या है ना दिनेश, जैसे आप देखोगे कि ड्राइविंग स्कूल्स में जब हम जाते हैं हाँ। और सीखते हैं, लोगों को लगता है मैंने ड्राइविंग स्कूल पे जाके सीख लिया, हाँ। तो मैं गाड़ी बहुत बढ़िया चला पाऊंगा, करेक्ट, मुझे गाड़ी अच्छे से चलाने आ जाएगी, तो मैं अच्छे से अच्छे ड्राइविंग स्कूल जाऊंगा। हाँ। ड्राइविंग स्कूल का काम क्या है कि अभी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको जो टीचर है, वो शिक्षक उसको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, राइट। अगर बच्चा उसको रिसेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसको ले ही नहीं पा रहा है, हाँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा है, हाँ। तो बच्चा बहुत अच्छा तरक्की नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ड्राइविंग स्कूल का भी यही होता है। हाँ। ड्राइविंग स्कूल वाले आपको सिखा पाएंगे, पर आप जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, करेक्ट, तब तक आप तो गाड़ी अच्छे से नहीं चलाओगे। राइट। तो गाड़ी का जो ड्राइविंग होता है ना, इट्स अ स्किल, तो आप ये ओवर द टाइम सीखोगे। सबसे पहले आपके मन में से डर आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा। बहुत लोग गाड़ी क्यों नहीं चलाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैंने किसी को जाके ठोक दिया। तो एक बहुत बेसिक चीज है जो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप अभी गाड़ी नया नया चला रहे हैं, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने एक दिमाग में थाम के रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मेरे में और सामने वाले गाड़ी में
मैं थोड़ा अंतर रख के चलाऊंगा ओके जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ओके। और मैं कुछ भी हो जाए मैं पहले ब्रेक पे पैर रख दूंगा, मैं मेरी गाड़ी को रुका दूंगा। राइट आपको जाके किसी व्यक्ति को ठोकना नहीं है, राइट। आप जाओ एक दीवार पे टकराओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। निर्जीव चीज है, पर हाँ। किसी व्यक्ति पे नहीं ठोकना है। करेक्ट। तो एक चीज होती है कि आप जब गाड़ी चलाते हो, अभी आप देखोगे इंडिया में ये एक बहुत गलत चीज है कि हाँ। जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं ना, वो हाँ। आपको रोड पे ही सिखा देते हैं, राइट ट्रैफिक के बीच में। राइट वो कंट्रोल तो वो बंदे के पास क्लच और ब्रेक का होता है, राइट पर स्टीयरिंग का तो कंट्रोल है नहीं। राइट। स्टीयरिंग के कंट्रोल में जो सीख रहा है हाँ वो पहले पैनिक रहता है, स्ट्रेस्ड आउट रहता है। हाँ तो वो बंदा बाजू से, अभी जो बाकी के रोड यूजर्स है वो उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते कि भाई बंदा सीख रहा है, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चलाता हूँ। हाँ वो उसको चिपक चिपक के चलेंगे, हाँ। वो बंदा डर जाता है, उसे गलती से स्टीयरिंग यहाँ वहां घुमा दिया, वो किसी को ठोक देगा। करेक्ट। तो हमने ऐसे कंट्रोल्ड एक्सेस, कंट्रोल्ड एरिया में ये पहले सीखना चाहिए। अच्छा। जैसे सिमुलेटर्स होते हैं, अभी थोड़ा देर आप सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब एक मसल मेमोरी का गेम है। गाड़ी अच्छा। चलाना एक मसल मेमोरी का गेम है। राइट। जैसे आप पहले पहले चलाओगे ना, आपको सब चीजें याद रखना पड़ेगा हाँ कि चलो अभी मुझे फर्स्ट गियर डालना है, क्लच हाँ। पहले प्रेस करना है, फिर गियर डालना है, करेक्ट। फिर अभी थोड़े 30 पे गाड़ी गया तो अभी मुझे सेकंड गियर डालना है, राइट। तो फिर से क्लच दबाओ, फिर गियर डालो। हाँ जैसे आप थोड़े दिन चलाओगे हाँ। तो ऑटोमेटिकली आपका मसल मेमोरी बन जाएगा। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो कल्याण अभी क्लच दबाओ, हाँ। चलो अभी गियर डालो, राइट। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिक होता है वो। ऑटोमेटिक हो और जाएगा। जहाँ भी ट्रैफिक आता है ना, ऑटोमेटिक वो स्लो भी हो जाता Slow है, भी हो जाएगा। गियर भी उतर जाता है। करेक्ट। हाँ। तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। राइट। तो आप जब गाड़ी चलाना चालू करोगे, जो कोई भी नया गाड़ी चला रहा है, तो आप ऐसे कोशिश करो कि आप बिना डरे आप गाड़ी चलाने चालू करो, और ये रखना कि अपना स्पीड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। करेक्ट। ऐसे नहीं कि मैं 3 दिन चलाया, चौथे दिन मेरे को लगता है मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने मेरा 50 का स्पीड से चलाता था, अब मैं सीधा 80 के स्पीड पे चलाने लगा। करेक्ट। जैसे आपका स्पीड बढ़ गया, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ गया, करेक्ट। आपका डिस्टेंस उतना नहीं रखोगे आप। राइट। एक रूल होता है जिसमें आप गाड़ी चलाते हो, अभी नए जो गाड़ी चलाएंगे उनके लिए रहेगा, और जो चला भी रहे उनके लिए। अच्छा। एक होता है 2 सेकेंड रूल। ये आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, ये रूल अप्लीकेबल। 2 सेकंड। 2 सेकेंड रूल। ओके। 2 सेकेंड रूल क्या होता है? अभी मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे है, आप मेरे आगे चल रहे हैं। ओके। मैं क्या करूंगा, रोड के कोई रोड साइन होगा या कोई पिलर होगा, ओके। राइट, लाइट का पिलर होगा, हाँ उसको मैं एक मार्किंग करूंगा। जबकि जब आपकी गाड़ी वो पिलर के पास जाएगी हाँ। तो मैं काउंट करूंगा 1001, 1002। ओके। मेरी गाड़ी वो पिलर को जब पहुंचेगी तब तक अगर 1002 मैंने काउंट कर दिया और मैं उसके पहले ही रुक हूं तो मेरा और आपका डिस्टेंस सेफ है। ओके। पर अगर मेरी गाड़ी ने वो पिलर को पार कर दिया, 1001, 1002 बोलने से पहले मैं पार कर चुका, तो मेरे में आप में अंतर कम है। ओके। तो ये जब अंतर कम हो जाता है तो आप जब रुकोगे, पैनिक ब्रेक करोगे, और मैं आपके पीछे पैनिक ब्रेक करूंगा, तो मेरी गाड़ी में उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है। करेक्ट। मैं आपको ठोक हिट दूंगा कर पीछे से। देगी। हाँ। जो नवले ब्रिज में हो रहा है अच्छा। पुणे में, जो अच्छा। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाँ। उसका एक मेन रीजन यही है, ओके। गाड़ियां का स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। ओके। लोगों को लगता है कि मेरे पास एबीएस है तो मेरी गाड़ी कैसे भी रुक जाएगी। एबीएस आपके गाड़ी को जल्दी स्टॉप करेगी नहीं, वो क्या करेगी, आपका जो गाड़ी का ब्रेकिंग है उसको एफिशिएंट करेगी। ओके। जो 2 ब्रेक लग रहे थे या पैनिक कब जब करके ब्रेक दबा रहे हो, वो एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होने से जगह चारों व्हील में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। उससे आपका जो ट्रैक्शन रहेगा वो ट्रैक्शन बना रहेगा। ओके। तो आप ये 2 सेकेंड रूल आप फॉलो करोगे तो आप बहुत सेफ गाड़ी चल रहे हो। तो ये डिफेंसिव ड्राइविंग में आता है। हाँ। तो आप 2 सेकेंड रूल सिटी में फॉलो किया जाता है। जब भी आप हाईवे पे जाते हो तो 4 सेकेंड रूल हो जाता है। तो आप में और सामने वाले गाड़ी में जैसे आपका स्पीड बढ़ता है, आपको सेकेंड्स बढ़ना चाहिए। तो आप हिंदी में काउंट करो, 1001, 1002। आपको 1001 नहीं करना है, 1001 बोलना है, तब आपका 1 सेकेंड हुआ। 1 सेकंड हुआ। ओके। तो आप ये डिस्टेंस, बारिश हो गया तो आपका ये डिस्टेंस 5 सेकेंड रूल होना चाहिए। तो आप में और सामने वाले गाड़ी में 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि कोई बोलेगा 80 मीटर रुको, कोई बोलेगा 100 मीटर रुको। आपको पता कैसे चलेगा मेरे में आप में 100 मीटर का डिफरेंस है? करेक्ट। आप लेंथ माप नहीं पाओगे। राइट। दिस इज अ सिंपल वे टू कीप दैट डिस्टेंस। तो आप सेफ रहोगे, आप सामने वाले गाड़ी को पीछे से नहीं ठोकोगे। और दादा, जैसे कि 4 व्हीलर चलाते वक्त हमें बेल्ट सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बेल्ट को भूल ही गए हैं। बहुत सारे लोग बेल्ट लगाते ही नहीं है। बहुत लोग तो है उसको काट देते हैं। अच्छा। पीछे की सीट में काट देते हैं क्योंकि वो चुभता है। कोई गाड़ी में ऐसे होता है ना, बीच में भी सीट बेल्ट होता है, साइड में होता है, वो कमर में
चुभता है, right. उसको काट देते हैं। Okay. उनको लगता है सिर्फ ड्राइवर जो होता है वही सीट बेल्ट उसको जरूरत है, क्योंकि जब भी फाइन किया जाता है तो आगे के 2 पैसेंजर का फाइन होता है, राइट, पीछे के पैसेंजर पहने ना पहने उसका फाइन नहीं होता। पर आइडियली आप कोई भी सीट में ट्रैवल करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सीट, आपको सीट बेल्ट पहनना है। सीट बेल्ट का काम क्या है कि सीट बेल्ट आपको वो सीट पे रिटेन करके रखेगा। अच्छा, अभी मैं बैठा हूँ तो उसका काम है रिटेंशन करना, राइट, तो मेरे को वो सीट पे पकड़ के रखेगा। जैसे इम्पैक्ट होता है तो 2 व्हीलर में कैसे होता है, हम जमीन पे गिर जाते हैं। 4 व्हीलर में क्या होता है, हम हमारे सीट से उड़ के कहीं और टकराते रहते हैं। राइट, जब गाड़ी टम्बल होगी तो आप पूरे गाड़ी में ऐसे समझो कि आपने एक छोटा मार्बल का एक जार में डाल के उसको हिला रहे हैं, तो जैसे घूमेगा वैसे आपका स्थिति रहेगा गाड़ी में जब इम्पैक्ट होगा। गाड़ी टम्बल होगी तो आप भी उसके साथ अंदर टम्बल होते रहोगे, राइट, तो आपको ज्यादा मार लेगा। जब आपका सीट बेल्ट रहेगा तो आप ही के सीट में रहोगे। अच्छा, आप सीट से हिलोगे नहीं, क्योंकि आपको पकड़ के रखेगा। जैसे इम्पैक्ट हो जाएगा ना, सीट बेल्ट टाइट हो जाएगा। आप कभी आपके सीट बेल्ट को पकड़ो, अच्छा फास्ट खींचो, टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाता है, तो रिटेन कर लेगा आपको। तो आपका इम्पैक्ट होते बहुत बार होता है कि वो क्रैश होके विंड स्क्रीन से बाहर गिर जाते लोग, राइट, इम्पैक्ट के वक्त। तो इसमें आपको बचाने के लिए सीट बेल्ट पहनना चाहिए। मैंने अभी देखा था, नेक्सॉन थी वो, तो नगर के रूट पे मैंने देखा था, मतलब एक्सीडेंट देखा था मैंने कि जो ड्राइवर ने तो आई थिंक बेल्ट लगा रखी थी, बट साइड में जो भी पर्सन था उसने बेल्ट नहीं लगा रखी थी, और उसके शीशे में ना, मतलब आई थिंक उसका हेड लगा था, और हेड का वो शीशा बिल्कुल हेड की शेप में हो गया। और वहां पे ब्लड भी था। तो आई थिंक उसने बेल्ट नहीं लगा रखी थी, इस वजह से उसको इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। हालांकि एयर बैग भी खुली, बट वो मेरे को लगता नहीं है कि इतना सेफ है, क्योंकि क्या होता है, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे ना तो आपका एयर बैग खुलेगा नहीं। अच्छा, तो वो जो सिस्टम है ना, वो आपके सीट बेल्ट के लॉक के साथ इंटीग्रेटेड होता है। अच्छा, तो वो सेंसर सेंस नहीं करेगा और एयर बैग आपका पॉप आउट नहीं होगा। अच्छा, और बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों का सीट बेल्ट जो होता है वो लोगों ने सीट के ऊपर लगाया होता है, खुद पे नहीं। सीट के ऊपर लगा के उस पे बैठे हुए, तो एयर बैग खुलेगा, पर आपका फोर्स इतना ज्यादा रहेगा कि जैसे आप आगे चलोगे तो एयर बैग भी खुलेगा, आपको एयर बैग का मार लेगा, क्योंकि एयर बैग एक बलून जैसे फूलेगा करेक्ट इम्पैक्ट पे। तो आपको उसका भी मार लगेगा और आप जाके टकराओगे जोर से। तो जैसे टकराओगे आपको हेड इंजरी होता है। राइट, आप हमारे शरीर में एक चीज ऐसे है, जो हमारा दिमाग होता है ना, जो ब्रेन होता है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। उसको ट्रांसप्लांट कभी आप सुनोगे नहीं। टेक्नोलॉजी वहां उतने आगे गई नहीं। आप जब उसको कट कर दो, वो अपना मेन लाइन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मेन लाइन होता है, ट्रांसफार्मर के यहाँ पे आपने कट कर दिया तो सब मोहल्ले का लाइट चला गया। तो ये वैसे ही है। आपका ब्रेन अगर काम करना बंद कर दिया, आपके कोई भी बॉडी पार्ट चालू रहे, उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि उसको सिग्नल्स ही नहीं भेजेगा। तो योर बॉडी ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड अनलेस अंटिल योर ब्रेन इज इंटैक्ट। आप उसको बॉडी पार्ट्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो सिर पे मार नहीं लगना चाहिए। तो आप देखोगे फॉर्मूला 1 हो गया, या जो रैली रेसेस करते हैं, अभी डकार रैलीज वगैरह करते हैं, वो भी हेलमेट पहनते हैं। राइट, कार के अंदर। हाँ, राइट। तो अभी फाइटर जेट्स के पायलट्स हैं, वो भी हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि क्या है, अगर उनको इजेक्ट करना पड़े, कभी उनको लैंड करना पड़े, तो उनका सिर सलामत रहे। राइट। अच्छा दादा, जैसे कि अभी हम 4 व्हीलर की बात करें, नाइट ड्राइविंग में 4 व्हीलर वालों को स्पेशल क्या ध्यान रखना चाहिए? जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो बताता हूँ। अगर मैं 2 व्हीलर भी चला रहा हूँ या मैं 4 व्हीलर भी चला रहा हूँ, और सामने से कोई फॉर्च्यूनर आ रही है या कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, तो वो लोग ना जो अपनी लाइट का जो यूज करते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है। तो उनको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो डीपर जो यूज करते हैं वो। करेक्ट। तो एक सबसे बड़ी चीज है ना, जो इंडिया में आप देखोगे, भारत में, कि जितनी बड़ी गाड़ी ना, उतना उसका रास्ते पे डीपर ज्यादा। हाँ, और उसका रास्ते पे ऐसा लगेगा कि मैं ये रास्ते का मालिक हूँ, किंग हो गया मैं। हाँ, वो आपको बोलेगा तुम साइड हट जाओ, छोटी गाड़ी है तुम साइड हट जाओ। राइट। तो जैसे गाड़ी आप नाइट चलाते हो, राइट, एक मैं सभी को बोलता हूँ, मेरे प्रोग्राम में मैं लोगों को ये बताता हूँ कि नाइट ये सबसे डेंजरस टाइम होता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि सबसे पहला होता है ना कि आपका विजिबिलिटी सबसे कम होता है। राइट। आप एज अ रोड यूजर, बाकी लोगों के लिए आपकी विजिबिलिटी कम रहती है। राइट। सेकेंड थिंग, आपको कम दिखता है, रोड इल्यूमिनेटेड नहीं है सफिशिएंटली, तो आपको रोड कम दिखता है। राइट। और आप उस टाइम पे जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आप ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, फटीग आपको बहुत जल्दी हिट होता है। आप रात में गाड़ी चलाओ और दिन में गाड़ी चलाओ,
हाँ, आपको difference डिफरेंस 1 मिनट में पता चल जाएगा कि रात में आप बहुत ज्यादा जल्दी फटीग आ जाता है। राइट। इसका रीजन होता है क्योंकि आप बहुत अलर्ट रहते हो कंटिन्यूसली। हाँ, दिन में कैसे होता है, आपके सेंसेस को थोड़ा रेस्ट मिलते रहता है। हाँ, तो अल्टीमेटली नाइट का ड्राइविंग जब भी हम अवॉइड कर पाए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, अनअवॉइडेबल है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी नींद अच्छी हुई हो, ओके, हमें नींद ना लग रहा हो। राइट। लोगों को लगता है कि कॉफी पी ले बहुत सारा तो हमारी नींद चली जाएगी। आपको कैफीन हिट होता है, आपका एड्रेनलिन पंपिंग होगा, अच्छा, तो इट इज अ रिस्क अगेन। तो ऐसे नहीं कि हम कॉफी पे कॉफी पी रहे हैं। अभी तो आजकल लोग वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। हाँ, उनको लगता है मैं एनर्जी ड्रिंक ले लूंगा तो मैं यहाँ से जहां जाना है वहां मैं जल्दी कवर कर लूंगा। राइट। वो एनर्जी ड्रिंक आपको शरीर के लिए अच्छे नहीं है। वो आपको जब गाड़ी चला रहे हो आपका कैफीन बहुत बढ़ाएगा। जैसे कैफीन बढ़ेगा आपको उसका दिक्कत होगा। तो आप जब नाइट में चलाते हो तो आपने डिपर रखना चाहिए। अपर और डिपर लाइट कब यूज होता है? हाँ, इसका एक रीजन होता है कि आप जब सिटी में हो तो आपका डिपर होना चाहिए। ओके, डिपर जो लाइट होता है लो बीम और हाई बीम बोला जाता है। उसका अपर डिपर तो नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है। लो बीम जो होता है जो आपके नीचे वो फोकस्ड रहता है रोड पे, हाँ, ताकि आप रोड के पॉटहोल्स हो या स्पीड ब्रेकर्स हो या रंबल स्ट्रिप्स हो ये सब आप देख पाए सही से। एक होता है हाई बीम। हाई बीम क्यों होता है? क्योंकि आपको दूर का दिखना चाहिए। अभी आप हाईवे पे हो, आपको देखना है कि रास्ता जो है वो कर्व टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप हाई बीम लगाओ, ओके, आगे का गेज करो, ओके, वापस लो बीम पे आ जाओ। वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन फॉलो। राइट। लोग क्या करते हैं, हाई बीम पे चलाते हैं क्योंकि उनको लगता है ज्यादा रोशनी होगी। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं, आज आप देखोगे कि वो गाड़ी में एक्स्ट्रा फिटमेंट लाइट्स लगाते हैं आफ्टर मैं मार्केट। इस पे आने ही वाला था। आजकल वो व्हाइट वाली वो जो एक्स्ट्रा एग्जैक्टली फोकस लगाते हैं, वो क्या है, आप कभी भी देखो व्हाइट लाइट को येलो लाइट सप्रेस करेगा। करेक्ट। जब भी आप स्ट्रीट लाइट के नीचे व्हाइट लाइट की गाड़ी ले जाओगे तो आपकी व्हाइट लाइट दिखेगी ही नहीं। ओके, व्हाइट लाइट को येलो लाइट सप्रेस कर देता है। अच्छा, तो अभी व्हाइट लाइट जो है, आजकल के सभी गाड़ियों को व्हाइट लाइट आता है। सामने से जो आ रहा है ना उसको वो लगेगा बहुत रोशनी है, राइट। और वो जो गाड़ी चला रहा है उसको एक्चुअली कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, बहुत कम विजिबिलिटी होता है इसमें। पूरा अंधेरा रहेगा, पिच डार्क, उसमें व्हाइट लाइट बहुत अच्छे से काम करेगा। अच्छा, पर आप सिटी के अंदर देखोगे व्हाइट लाइट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि वो येलो लाइट्स के स्ट्रीट लाइट्स है हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। राइट। तो येलो लाइट उसको सप्रेस कर देगा। ओके, तो हमने ये रखना चाहिए कोशिश कि हम जब भी एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रहे हम सामने वाले को ब्लाइंड कर रहे हैं, जो सामने जो रोड यूजर है। राइट। अभी सोचो कि मैं और आप एक ही लेन में, बीच में मीडियन नहीं है, डिवाइडर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लाइट्स है। आपको मेरी गाड़ी दिख रही है, बहुत सारा लाइट दिख रहा है, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। करेक्ट। आप मेरे पे क्रैश हो जाओगे आके। राइट। तो इसमें भी एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। क्योंकि मेरा जैसे ऑफिस जाना होता है तो मैं मांजरी वाला रोड यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल रोड है और बीच बीच में कहीं पे लाइटिंग भी नहीं है, खेत हैं साइडों में। तो कई बार बड़ी गाड़ी आती है, अगर मैं टू व्हीलर पे हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता, मेरी स्पीड 10 से भी कम हो जाती है। कई बार तो मैं साइड में लगा के खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि वो एक तो गाड़ी बड़ी है, ऊपर से उन्होंने एक्स्ट्रा फोकस फोग लैंप भी लगा रखा है और जो उनकी टेल लाइट है वो भी एक्स्ट्रा वाली उन्होंने लगा रखी है। तो बिल्कुल ब्लाइंडनेस आ जाता है। करेक्ट। और वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि मैं लो बीम पे चलाऊं इसको। करेक्ट। वो ऐसे चलाते हैं कि, और साथ में अगर रेनी सीजन है तो एक बार तो मैं बिल्कुल ही स्लिप होता होता बच गया था कि रेनी सीजन था, ऊपर से मैं टू व्हीलर पे था। वो भाई सब समझ ही नहीं रहे, वो पूरा फोकस लाइट और वाइट वाला ऐसा लेके आ रहे थे। तो वो लोगों में खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। और ऐसे भी है ना कि रात हो गया, अंधेरा हो गया, उजाला कर दो, उजाला कर दो। हाँ, सब लाइट लगा दो, गाड़ी पे जितने लाइट है सब चालू कर दो। एक होता है कि उसमें आपकी गाड़ी में एक हजार्ड लाइट भी होता है। लोगों को वो हजार्ड कब यूज करना है ये भी पता नहीं है। आप देखोगे टनल के अंदर जा रहे तो हजार्ड लाइट चालू कर देंगे। उनको लगता है कि मैं मेरी गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ा रहा हूँ। ओके। हजार्ड लाइट का काम क्या होता है कि हम दूसरे गाड़ियों को बता रहे कि मैं तुम्हारे लिए एक हजार्ड हूँ या मैं तुम्हारे लिए एक खतरा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ खराबी है या मेरी गाड़ी सही नहीं है, तो मैं धीरे चल रहा हूँ। मतलब इंडिकेटर जो 4 इंडिकेटर, चारों लाइट्स इंडिकेटर्स चलते हैं ना, वो हजार्ड लाइट जो होता है पार्किंग इंडिकेटर्स। तो वो लोगों को लगता है कि वो मैं चला दूंगा टनल के अंदर जाते, क्योंकि मेरी विजिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, राइट। पर ये गलत आप इंडिकेशन दे रहे हो कि करेक्ट, अगर मैं हूं, मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे लगेगा कि यार इनकी गाड़ी में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है। राइट। इसलिए हमने ये याद रखना चाहिए कि ये सब जो चीजें होती है बहुत बेसिक है। अभी तो जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ गया दिनेश, तो लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें डिफेंसिव ड्राइविंग भी एक
टॉपिक है जो लोग अच्छा। सर्च कर सकते हैं। उसमें तो हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी कर रहे हैं, हाँ, पर उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो वो खुद पढ़ भी सकते हैं। तो उससे उनका ड्राइविंग बेटर होगा, राइडिंग बेटर होगा, और अच्छे रोड यूजर्स बनेंगे। करेक्ट। और वो अच्छे रोड यूजर बनेंगे तो वो खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को भी सेफ रखेंगे, और उनकी फैमिली भी सेफ रहेगी। तो दादा अभी जैसे हमने बात करी 4 व्हीलर के लिए, अभी आजकल 4 व्हीलर में ना नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या सेफ्टी पर्पज से सही है? हाँ, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। राइट। अभी जैसे टेस्ला ने भी निकाली है ऑटो पायलट। यस। हाँ, तो अभी क्या है ना कि उसके लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी हमने ऑटो पायलट का जिक्र कर दिया, तो अभी रोड के जो ऑटो पायलट कैसे चलता है, इट्स अ सिस्टम, मैन डेवलप, ह्यूमन डेवलप सिस्टम है। तो वो सिस्टम को कुछ प्रोग्राम करा हुआ है कि तुम्हें ऐसे 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 प्रोग्राम के हिसाब से चलना है। अभी वो कैसे चलता है कि वो रोड मार्किंग्स देखता है, वो सामने वाली गाड़ी को रेडार से डिटेक्ट करता है, वो टर्न्स को डिटेक्ट करता है, सिग्नल को डिटेक्ट करता है। ये सब चीजें का कॉम्बिनेशन होके वो गाड़ी चलती है ऑटो पायलट पे अगर चलनी है तो। तो अभी अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, राइट, और आप वो सिस्टम को यहाँ यूज कर रहे हो, बीच में से कोई क्रॉस कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर वो सिस्टम काम नहीं करेगा। इट्स अ रिस्क, राइट, इट्स अ रिस्क फॉर यू एज वेल एज अदर रोड यूजर। करेक्ट। तो जो उसी के साथ वो एडास सिस्टम आ गया। बहुत सारे लोग आप देखोगे कि वो एडास सिस्टम यूज करते हैं। तो एडास सिस्टम में क्या है कि वो आपके लेन्स को मार्क करता है, और वो लेन में आपकी गाड़ी को रखता है, आप लेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में ये भी आ गया कि आपका जो गाड़ियां हैं वो आपके लेन में ही लाइट फोकस करेंगी, लेन से बाहर नहीं जाएगा। और जब आप लेन से दूसरे लेन चलते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 उसका स्पेक्ट्रम बढ़ते जाएगा लाइट का। वो लेन को भी कवर करेगा, और फिर आप वो लेन पे शिफ्ट हो जाओगे तो वो वापस वो लेन पे फोकस्ड रहेगा। और जब आप बाहर जाते हो और आपको टायर्स के मार्किंग भी दिखाता है। अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि जो गाड़ियां आ रही है उसमें आपको दिखाएगा कि आपके वहां ब्लैक स्पॉट रहेगा, आपको जो फोकस लाइट हो रहा है गाड़ी का, उसके बीच में एक ब्लैक स्पॉट रहेगा। वो दिखाएगा कि आपके टायर्स वहां पे है, ताकि आपको पता है कि रोड के पॉटहोल्स आप जब स्किप कर रहे हो तो आपके टायर्स कहाँ पे एग्जैक्टली। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो बहुत फास्ट है, हमें भी उसके साथ एडवांस होना चाहिए। तो हमें भी ये चीजें वाइजली यूज करना है। ऐसे नहीं कि टेक्नोलॉजी है करके उसे हम लेफ्ट राइट सेंटर मन मर्जी से ट्रैफिक में भी हम उसको यूज कर रहे हैं। वी शुड यूज इट इन द राइट प्लेस वाइजली, तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा दादा, जैसे अब टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ हम देखते हैं कि डैश कैम के मतलब डैश कैम भी होना चाहिए एक गाड़ी में, तो उस पर आप क्या कहते हो? क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार लोग फेक एक्सीडेंट मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मेरी गाड़ी के नीचे आ गए, तो डैश कैम का कितना रोल होता है? डैश कैम तो देखो, इट्स अ गैजेट, इट्स अ डिवाइस जो आपको फुटेज बना के देता है कि आपका वो टाइम का कंडीशन क्या था। अभी आप समझो कि आप रोड पे चल रहे हैं, हाईवे पे, राइट, आप फर्स्ट लेन से ओवरटेक कर रहे हो, और कोई मीडियन के ऊपर से खुद के रोड के बीच में आ रहा है, और आपकी गाड़ी के नीचे आ गया, राइट। भले आप जाके बोलो कि भाई मैंने इसको नहीं उड़ाया, वो बोलेंगे कि इसका एविडेंस तो है नहीं, तो डैश कैम आपको उस टाइम पे एविडेंस बन जाता है। एविडेंस, यू कैन शो द डैश कैम एंड से कि मैं मेरे लेन से मैं इसको ओवरटेक कर रहा था, और जब भी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ तो मैंने मेरे इंडिकेटर्स लगाए थे। तो हमें लेन कटिंग और लेन जो स्विच होता है, इसमें फर्क यही होता है कि आप लेन कटिंग जो होता है ना, बिना बताए आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलते हो, और लेन स्विचिंग में होता है आप इंडिकेटर देके सही से वो लेन स्विच करते हो। तो अभी ये जब लेन स्विच कर रहे हो और सामने वो बंदा आ गया है, राइट, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके रोड मार्किंग्स पे बहुत काम करता है। अभी जो नया टेक्नोलॉजी बन रहा है वो रोड मार्किंग पे, और भारत में अभी ऐसी चीज है कि लोगों को रोड मार्किंग्स ही पता नहीं है। करेक्ट, राइट। रोड मार्किंग हो गया या रोड साइनेज हो गया, जो रोड साइंस होते हैं। अच्छा, बेसिक अगर रोड साइंस की बात करें तो कैसे होते हैं? तो बेसिक रोड साइंस ना, तो एक बहुत सिंपल, इसमें मैं लर्नर लाइसेंस एप्लीकेंट्स को सिखाता हूँ कि हम केजी में चले जाते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो आपको 3 शेप्स याद रखने। एक होता है सर्कल, राइट, एक होता है ट्राइंगल, और एक होता है रेक्टेंगल। ये सिर्फ 3 शेप्स आपको याद रखने। 3 शेप्स में से 2 शेप्स जो है रेड, आपका सर्कल और ट्राइंगल, ये रेड में रहेगा मार्क। उसका बॉर्डर रेड रहेगा, अंदर व्हाइट, और उसमें आपको जो कुछ भी साइनेज है वो साइनेज रहेगा। और जो तीसरा है उसको आप रेक्टेंगल रहेगा, वो ग्रीन रहेगा या ब्लू रहेगा, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो सर्कल है ये आपको मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन क्या है? ये आपको फॉलो करना ही करना है। जैसे कि हॉर्न नहीं बजाना है,
ओके। आपका स्पीड लिमिट, आप अभी हाईवे पे चलोगे हाँ, तो आप देखोगे कि कहीं 80 लिखा है, कहीं 60 लिखा है, राइट। तो लोगों को लगता है 80 इज माई मिनिमम स्पीड, ओके तो मैं मिनिमम 80 पे चलना चाहिए, ओके। फिर मैं 110 भी टच कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उसका अर्थ वो नहीं है, उसका अर्थ ये है कि मैक्सिमम स्पीड आपका 80 है, 80 है, राइट। और आपको कंटिन्यूस 80 पे नहीं चलना है, हाँ, उसके नीचे आपका स्पीड रहना चाहिए। नीचे रहना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आप ये मार्किंग देखोगे हाँ, कि उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ पे वन वे है, ओके यहाँ से आपको जाना नहीं है, नो एंट्री है, ये सब Okay. आपको सर्कल में रहेगा। ओके तो आप आज से ऑब्जर्व करोगे रोड पे, हाँ, हाँ। आपको शेप को ऑब्जर्व करो। ओके सर्कल होता है मैंडेटरी साइन, आपको Mandatory. फॉलो करना ही करना है। ओके। सेकंड होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल, ओके ट्राइंगल क्या करता है? ट्राइंगल आपको कॉशन करता है, ओके। कॉशनरी साइन है। तो आपको क्या बोलता है कि ये आप साइन देखोगे तो आप सावध हो जाओ। हाँ, तो मैं अभी जब ये ट्राइंगल कहाँ रहेगा, एक एग्जाम्पल बोलना है तो आपको स्कूल के पास रहेगा, स्कूल के Okay. पहले हाँ, 100 मीटर पहले आपको ट्राइंगल रहेगा। या फिर आप कहीं टर्न पे जा रहे हो घाट पे, तो ओके आपको पहले ही दिखाएगा कि आगे जाके लेफ्ट लेना है, आगे जाके राइट लेना है। ओके। तो ये आपको ट्राइंगल में दिखाएगा। हाँ. कहीं डिसेंड है, बहुत स्टीप स्लोप है, ओके। कहीं एसेंड है, बहुत ऊपर चढ़ना है आपको, तो ये सब चीजें आपको पहले ही दिखाया जाएगा। ओके। स्पीड ब्रेकर है, रंबल स्ट्रिप है, हाँ, या कोई क्रॉस करेगा, इसका मार्किंग दिखा रहा है। तो ये सब कॉशनरी साइंस है। ओके। तो ये आपको सावध कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ. आप अभी आप थोड़े सुरक्षित हाँ, स्पीड में सावधान हो जाइए। सावधान होकर सुरक्षित स्पीड में चलाइए। ओके। तो आपका ट्राइंगल देखते आपके ऑटोमेटिक गाड़ी का स्पीड जो है अंडर वो कंट्रोल। अंडर कंट्रोल आना चाहिए। ओके। हर बार कंट्रोल में ही होना चाहिए, हाँ, पर अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो आपने उसको अंडर कंट्रोल लाना चाहिए। राइट। और थर्ड जो साइन होता है वो होता है आपका रेक्टेंगल। हाँ, तो रेक्टेंगल का साइन क्या होता है? रेक्टेंगल में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ओके इट्स इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन क्या बोलता है? आपको यहाँ से आगे जाने के बाद हॉस्पिटल है, ओके या यहाँ से पास पुलिस स्टेशन है, ओके। या यहाँ से पास पेट्रोल पंप है, या यहाँ से Right. आप जाओगे, आपको मुंबई जाना है तो आप राइट लीजिए, हाँ, आपको यहाँ से खराड़ी जाना है तो लेफ्ट लीजिए। ओके। तो ये सब मार्किंग आपको उस पे रहेगा। तो आज से आप अगर इसको फॉलो करोगे, देखने चालू करोगे, ओवर द टाइम आपका जो मेमोरी है उसको मेमोराइज कर लेगा। करेक्ट। और जैसे आप सर्कल देखोगे ना, आपको पता चलेगा मुझे ये फॉलो करना है। फॉलो करना, राइट। बहुत सिंपल चीज है। अभी जैसे दादा आपने बात करी थी जैसे रोड पे साइंस की या फिर टेक ओवर की, तो मैंने अभी जैसे मैं घर गया था तो जो अपना मुंबई दिल्ली वाला जो हाईवे स्टार्ट हुआ है, तो मैंने वहां देखा जो बड़े बड़े ट्रक है ना, वो भी उस लाइन में चल रहे जिसमें, क्योंकि हाईवे पे बोर्ड लगे हुए हैं कि आपकी लिमिट इतनी होनी चाहिए, ये लाइन टेक ओवर के लिए है, ये गाड़ी के लिए है, और ये बड़ी गाड़ी के लिए जिसको हम डंपर या ट्रक बोलते हैं। लेकिन वो लोग गाड़ी वाली लाइन में चला रहे हैं। तो डंपर वालों के लिए बहुत ज्यादा मतलब इशू नहीं है, मतलब क्या कहते हो, मतलब उनको एजुकेशन की वजह से इशू है या समझ क्यों नहीं आती उनको? अभी दिक्कत क्या है ना, जितने भी बड़े लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल्स है, हाँ, आप बड़े बड़े ट्रेलर देखोगे, बड़े बड़े Correct. जो माल यहाँ से वहां पहुंचाते हैं गाड़ियां, हाँ, उनके ड्राइवर्स होते हैं ना, उनका ट्रेनिंग होता है, उन लोगों को Okay. ट्रेन किया जाता है। अच्छा, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेन करेंगे या फिर आरटीओ हाँ. उनको ट्रेन करता है। ओके, तो इनके ट्रेनिंग्स होते हैं, और ये अच्छा. रोड पे सबसे ज्यादा रहते हैं। राइट, प्रॉब्लम कॉज करने वाले कौन होते हैं? वो हमारे जैसे रोड यूजर्स होते हैं, अच्छा, जो कभी कभार हाईवे यूज करते हैं। अच्छा, उनके लिए वो हाईवे रोज का का काम है। है। हाँ, हमारे लिए हाईवे सिर्फ ट्रैवल के लिए, हाँ, मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो मैं ट्रैवल के लिए वो यूज कर रहा हूँ। करेक्ट, तो मैं जब वो हाईवे यूज कर रहा हूँ तो मैं अगर गलत लेन पे गाड़ी चला रहा हूँ, उनका वे हाँ. ब्लॉक कर रहा हूँ, या वो बड़ी गाड़ियां जो होती है ना, उनका हाँ. ओवरटेकिंग का जो टाइम होता है वो हमारे ओवरटेकिंग से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गाड़ी हेवीली लोडेड रहता है। राइट, तो गाड़ी जल्दी से भाग नहीं सकती, करेक्ट, उसको एक सेकंड में घुमा नहीं सकते, घुमाएंगे तो गाड़ी टॉपल हो जाएगी। राइट, तो उनको हमने वो टाइम देना चाहिए। ओके, हम क्या करते हैं कि उन्होंने हमारा लेन ब्लॉक कर दिया है, हाँ. तो हम उनके पीछे हॉर्न पे हाथ लगा के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, हमें वो पेशेंस होना चाहिए। ओके, और जो लेन मार्किंग होता है ना, बहुत सारे लोगों को लेन मार्किंग ही पता नहीं है। करेक्ट, कि आप बहुत बार देखोगे तो एक होता है कंटिन्यूअस लाइन होता है व्हाइट कलर का, हाँ, वो उसका अर्थ ऐसे होता है कि आपकी गाड़ी ये लेन से वो लेन नहीं जानी चाहिए। ओके, ओवरटेक नहीं हो सकता, हाँ, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आपने लेन Okay. स्विच नहीं करना चाहिए। ओके, एक होता है कि आपको ब्रोकन लाइंस होंगे, हाँ, इंटरमीडिएट लाइन होंगे, हाँ, उसका अर्थ होता है कि आप कॉशियसली उस लेन में जा सकते हैं, ओके, सावधान होके उस लेन में जा सकते हो, वो लेन में से ये गाड़ी ये लेन में आ सकती है। ओके, आप ये देखो, ये ज्यादा करके घाट के कर्व्स जो होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, उसमें वो पूरा लाइन रहता है, पूरा लाइन रहता है, राइट, क्योंकि घाट पे टर्न पे आपने ओवरटेक करके वो लाइन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से Right. ऑनकमिंग व्हीकल्स भी होते हैं।
करेक्ट। तो लोग ये मार्किंग भी आप जब देखोगे, जैसे आप साइनेजेस देखते हैं, जब ये मार्किंग देखोगे तो आपका ड्राइविंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। राइट। आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ये सब चीजें बेसिकली समझ लोगे कि ब्रोकन लाइन है तो मैं कॉशियसली लेन क्रॉस करूंगा, करेक्ट। पूरा लाइन है तो मैं यहाँ से वहां नहीं जाऊंगा। अभी एग्जाम्पल लीजिए, एक रोड है, ऑनकमिंग ट्रैफिक भी है और यहाँ से जाने वाला ट्रैफिक भी है। ओके। अभी दोनों के बीच में मार्किंग है, दोनों साइड में व्हाइट लाइन्स है, राइट। मैं इस पार हूँ, आप इस पार हो, और हम दोनों के बीच में पूरा लाइन है व्हाइट। इसका क्या अर्थ होता है कि आप भी मेरे लेन में नहीं आओगे, मैं भी आपके रोड पे नहीं आऊंगा, करेक्ट। ओवरटेक करने के लिए भी नहीं जाऊंगा, ओके, राइट। पर इसमें अगर आपके साइड का ये डॉटेड है और ये मेरा पूरा लाइन है, तो आप जब भी ओवरटेक कर रहे हो तो आप मेरा लेन यूज करके ओवरटेक कर सकते हैं। ओके। पर मैं मेरे लेन से बाहर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा कंप्लीट सॉलिड लाइन है। ओके। कितने तो बार ऐसे आप देखोगे कि बीच में डॉटेड लाइन है सिर्फ। हाँ। तो फिर दोनों गाड़ियां यहां से वहां जा सकती है ओवरटेक करते हुए विथ कॉशन। विथ कॉशन, सामने वाले गाड़ी को धोखा ना हो, ऐसे जगह पे आप ओवरटेक सही से कर सकते हैं। राइट। तो ये मार्किंग्स आप देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ड्राइविंग बहुत अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। आप गेज कर पाओगे। हाँ, तो जैसे अभी दादा, जैसे बहुत सारी गाड़ियां हाईवे पे चल रही हैं, बहुत बार ऐसा होता है गलती से भी हम किसी को हिट कर देते हैं और कंडीशन ऐसी हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत अभी तो शायद लॉ भी चेंज हुआ है, हिट एंड रन पे काफी गवर्नमेंट ने काफी मतलब लगाम लगाई है, तो उस पे क्या आप कहना चाहोगे? तो अभी क्या है ना, 2016 में तो गुड समैरिटन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा। तो गुड समैरिटन लॉ क्या बोलता है कि वो कहता है कि हम हर नागरिक जो सिटीजन्स है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, वो कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम को, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ हो, गलती उसकी हो ना हो, अगर वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है, हम उसको अगर हेल्प करते हैं तो हमको रिवॉर्ड करा जाएगा, पर हैरेस नहीं करा जाएगा। अच्छा। लोग रिफ्रेन करते थे पहले के जमाने में, कुछ सालों पहले ही, हम अभी भी लोग रिफ्रेन करते हैं, ऐसे नहीं कि अभी लोग चेंज हो गए। करेक्ट। क्योंकि लोगों में एक डर होता है, मैं अगर कल्याण को जाके कल हेल्प कर दूंगा तो उसका परिवार मुझे दोषी पकड़ेगा, या फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे बिल भरना पड़ेगा, पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा। तो गुड समैरिटन लॉ में हम सब प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे आपको ना आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत है, अनलेस अनटिल आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा नाम पता देना ही है, तो आप दे सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा। सेकेंड थिंग होता है कि आप कोई हॉस्पिटल जाते हो तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल और NHAI का भी ये है कि वो इंश्योरेंस के अंडर उसके 7 दिन का ट्रीटमेंट, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में वो कहा था कि वो उनको 7 दिन का वो जो इंश्योरेंस का जितना भी खर्चा होगा वो देंगे, और इनको रिवॉर्ड करेंगे जिन्होंने उनकी जान बचाई। अच्छा। तो लोगों ने आगे आके लोगों की जान बचानी चाहिए। तो 50,000 लोग जो हम 1.5 लाख की बात कर रहे थे, उसमें से 50,000 लोगों को हम बचा सकते थे अगर गुड समैरिटन्स हमारे आसपास होते तो। अच्छा, मतलब जो आपने आंकड़े बताए अभी, उसमें से हम बहुत लोगों की जान बचा सकते थे। 50,000 लोगों को हम बचा सकते थे। अच्छा। पर हम बचा नहीं पाए, इसका रीजन है कि उनको किसी ने आगे आके फॉरवर्ड आके हेल्प नहीं करा। आप देखोगे जब भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसके आसपास बहुत भीड़ रहती है, पर उसमें से काम करने वाला कोई नहीं रहता है। आजकल तो लोग मदद कोई नहीं कर रहा, वीडियो बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम में डालने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए वो वीडियो बना रहे, पर वो उसकी जान नहीं बचा रहे। राइट। तो अभी लोगों में ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हम ये लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड है, और हम सब ने मिलके कभी ना कभी हम अगर कोई इम्पैक्ट देखते हैं या इंसिडेंट देखते हैं तो हमने उस बंदे को बचाना चाहिए। सबसे बेसिक क्या कर सकते हैं, हम 108 को कॉल करिए, एम्बुलेंस को। आप उनको बताइए कि ये लोकेशन है, ऐसे ऐसे बंदे का सिचुएशन है, बंदा कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ब्रीथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको जो दिख रहा है वो आप उनको बताइए। आप उनको बताओगे तो वो इस तरीके से आपको गाड़ी डिस्पैच करेंगे। आप वहां से निकल भी गए तो भी चल जाएगा। आप उनको मिस कॉल दे दो, आप वो आपको कॉल कर देंगे। तो हम एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, बहुत लोगों को लगता है कि मैंने कुछ तो अच्छा करना चाहिए समाज में। ये आप एक माध्यम है आपके लिए, छोटा सा काम है, पर हमें लगता है ये छोटा है, पर हम किसी की जान बचा रहे, किसी का परिवार बचा रहे। करेक्ट। कैसे होता है, ये जो मैंने 1.5 लाख लोग बताए, उसमें आप और 4 लोग ऐड कर लीजिए, उनका परिवार है। करेक्ट। तो हमने एक बहुत बड़ा नंबर 6-6.5 लाख लोग हम गवा चुके हैं, क्योंकि एक बंदा जो घर का इम्पैक्ट होता है उसके साथ उसका परिवार भी इम्पैक्ट होता है। करेक्ट।
और ये रोड एक्सीडेंट्स जब तक हमारे घर पे नहीं होते ना, तब तक हमें इसके डेप्थ समझ में नहीं आती, राइट, इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता। जिस दिन हमारे घर में हो जाएगा, उस दिन हमें पता चलेगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट। तो लोगों ने आगे आके उनको हेल्प करना चाहिए। जब भी हम देखते हैं हमारे जिंदगी के 2 मिनट हम किसी की जान बचाने में लगाएंगे, इस दुनिया से हम कुछ ले नहीं जाएंगे। जो कुछ भी हम यहाँ कमा रहे, जो कुछ है वो हम सब यही छोड़ के जा रहे। जो कुछ रहेगा वो सिर्फ हमारा नाम रहेगा। कल आप याद करोगे कल्याण आया था पॉडकास्ट में, मेरे से बात करके गया। राइट, वही चीज हमें चाहिए। लोगों ने हमें याद करना चाहिए अच्छी चीजों के लिए। तो अच्छे लोग जो होते हैं, जैसे मेरे ये जर्नी में दिनेश, बहुत अच्छे लोग मुझे जुड़ गए ऑटोमेटिकली। बहुत लोगों से मैंने सीखा, बहुत अच्छे लोग मेरे साथ आए। एंड जितने भी, मैं लोग बुरा नहीं बोलूंगा, पर जितने भी लोगों से हमारा वाइब नहीं मैच होता था, वो खुद ही डिस्टेंस हो गए। करेक्ट। वो भी मेरे से दूर चले गए, मैं भी उनसे दूर चला गया। राइट। तो ये जर्नी ऐसे है कि आप लोगों की सेवा, मैं मेरे घर पे मेरे माता और पिता मुझे एक ही बात बोले, जब तुमने मिशन चालू कर रहे तो एक चीज है कि आपका जो राइट हैंड जो दे रहा है, लेफ्ट हैंड को कभी समझ नहीं आना चाहिए कि आपके राइट हैंड ने कुछ दिया है। करेक्ट। आप लोगों की सेवा करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। आखिर सांस तक मैंने वही रखा है। मैं जितने भी प्रोग्राम्स करता हूँ, जितने भी सेशंस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें से 1 रुपया ना लूं, पर मैं जनता को सेवा करूँ। मैं जब भी मंदिर भी जाता हूँ तो मैं एक ही चीज मांगता हूँ भगवान से, और मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मैं कभी ये चीज शेयर नहीं करता हूँ, पर मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको तू सुरक्षित रख। बिल्कुल। जो भी अभी बुरे समय से जा रहा है उसको तू अच्छा समय दिखा, और मुझे ज्यादा से ज्यादा शक्ति दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाऊँ। मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे अच्छा सैलरी मिले, ये तो मिलता रहेगा, वो मेरे कष्ट से मुझे होता रहेगा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। पर ये चीज है कि जो मुझे भगवान दे सकता है, और ये बिलीफ के साथ आगे चलना मेरा एक मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बातें बहुत सही कही है, क्योंकि लोगों में वो जो फियर है वो खत्म होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस हमें हरास करेगी या उसके घर वाले। आप किसी की मदद कर रहे हो तो भगवान भी आप पे मेहरबान होगा, आपका कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। अभी जैसे दादा, कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है, बहुत सारे लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। तो एम्बुलेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है? अगर कोई एम्बुलेंस सायरन बजा के जा रही है तो लोगों को क्या समझना चाहिए? क्योंकि ये मेरा आंखों देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि लोग ना एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि एक गाड़ी है, हॉर्न बजा रही है या सायरन बज रहा है, ठीक है, ट्रैफिक पे खड़े हैं, हम रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे मेन चीज ये होती है दिनेश की, आप जब एक गाड़ी एम्बुलेंस आपके पीछे है, तो एम्बुलेंस ऑलवेज राइट लेन से चलेगी, यानी आपका फर्स्ट लेन, जैसे हमने बात करा, फर्स्ट लेन में से एम्बुलेंस चलेगी। उसका वो डेडिकेटेड लेन होता है, फर्स्ट लेन। तो वो पहले लेन से ही जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे लोग रास्ता नहीं देते तो एम्बुलेंस सेकंड लेन आती है, थर्ड लेन आती है कहीं पे, पर उसका डेडिकेटेड लेन होता है, फर्स्ट लेन से चलेगी। तो इसलिए फर्स्ट लेन खाली रखना है आपको। आपके पीछे अगर एम्बुलेंस है तो आपको लेफ्ट में मूव करके स्टॉप करना है। एम्बुलेंस आपके दृष्टि से दूर तक जब नहीं जाती तब तक आपको वहां से हिलना नहीं। क्योंकि आजकल लोग तो क्या करते हैं, एम्बुलेंस के पीछे ही भगा रहे हो, टेल करते हैं उसको। तो एम्बुलेंस का आप टेल कर रहे हो, एक बेसिक एग्जांपल लीजिए कि एक एम्बुलेंस चल रही है, आप उसके पीछे टेल कर रहे हैं। सामने एक बस है और ब्रेक डाउन होके खड़ी है, एम्बुलेंस के पास जाती है और आजू बाजू से सब गाड़ी आके खड़े हो जाते हैं। अपने एम्बुलेंस को एक कॉर्नर पे ब्लॉक कर दिया, वो बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि आपके पीछे गाड़ी लग गई, आप पीछे भी रिवर्स नहीं ले पाते। आपने उसको टेल किया, आपकी गलती से और 4 लोग आपको टेल कर रहे हैं, तो आपने एम्बुलेंस का रास्ता आगे से नहीं पर पीछे से भी ब्लॉक कर दिया। तो एम्बुलेंस को आगे और पीछे का रास्ता दोनों खाली रखना चाहिए। और एम्बुलेंस को हम रास्ता क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स बोलते थे कि पहले आप 1 घंटे में ले आ जाओ पेशेंट को, हम बचा लेंगे। और अभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप 15 मिनट में लाओगे नहीं तो हम उनको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के इंजरीज भी इतनी ग्रीवियस है, इतने बड़े इंजरीज हो रहे हैं। क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। यस। तो एम्बुलेंस जब भी चल रही है और आपके लाइफ में एक ही बार आपको एग्जेम्प्ट होता है सिग्नल जंप करने का बाय लॉ, वो होता है जब आपके पीछे एक इमरजेंसी व्हीकल है एम्बुलेंस जैसे, और आप सिग्नल में आगे खड़े हो तो आप वो सिग्नल सेफली जंप कर सकते हैं। मैंने सेफली बोला, इसका रीजन है कि ऐसे नहीं कि पीछे एम्बुलेंस है तो मैं सब सिग्नल जंप करके जा रहा हूँ। राइट। लोगों को ऐसे भी लगता है कि सिग्नल रात 11 बज गया तो सिग्नल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रात को भी 11 बजे अगर आपको सिग्नल रेड दिखता है तो आपको रुकना ही है।
तो ऐसे नहीं कि रात के टाइम पे सिग्नल बंद है तो हमको हाँ। फॉलो नहीं करना है। तो एम्बुलेंस जब भी चलेगी वो राइट के लेन से चलेगी और हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना ही है। तो वो एक मेरा मिशन भी है, गिविंग वे टू एन एम्बुलेंस। राइट। तो मेरे बाइक पे बोर्ड भी मैं लगा के राइट। काफी सालों से वो बोर्ड में 2014 से देख रहा हूँ। हाँ, तो 2015 से। तो मैं बहुत सालों से वो बोर्ड मेरे गाड़ी पे है। राइट। तो मैं वो लेके बहुत जगह घुमा हूँ, बहुत लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उसको देख के मुझे अप्रिशिएट करा है और वही मैंने कमाया जिंदगी में। जो कुछ भी ये जर्नी मैंने कमाया वो ऐसे लोगों से जो मिला है कि हमने वो पढ़ा, हमें अच्छा लगा, हम एक फोटो लेते हैं उसका। राइट। तो उन्होंने एक फोटो लिया है, उन्होंने उसको और 4 लोगों में भेजा है। करेक्ट। तो लोगों में ऑटोमेटिकली अवेयरनेस क्रिएट होना चालू हो गया। और ये एक्चुअली मेरा कॉज जो स्टार्ट हुआ वो इसी से स्टार्ट हुआ, गिविंग वे टू एन एम्बुलेंस। तो मैं एक बार ऑफिस जा रहा था और मुझे एम्बुलेंस दिखा, तो बहुत ट्रैफिक था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो मैंने गाड़ी पार्क करा एक साइड पे और मैं भागते, कम से कम 500 मीटर रहेगा, मैं भागते सिग्नल पे गया और मैंने उस सिग्नल क्लियर किया। ओके। जैसे एम्बुलेंस सिग्नल से पार होके मेरे सामने से गई, उसमें एक फैमिली मेंबर बैठा था। अच्छा। तो उसने उसके दोनों हाथ जोड़े और मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे, मुझे अभी भी उनकी आंखें याद है। वो आंखों ने मुझे दिखा कि यार कुछ तो था कि मैंने उनको हेल्प किया है। तो वहां से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो हम और एक सेवा करते हैं दिनेश इसमें कि हम बाइक एम्बुलेंस की सेवा देते हैं। राइट। मैंने देखा आपके पोस्ट बहुत सारे। तो पालकी के टाइम में तो जो बाहर के आपके ऑडियंस है उनके लिए, तो पंढरपुर का जो वारी होता है, ये सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग है, जिसको बुलावा नहीं है, कोई उसको जाके उनको बुलाता नहीं है, वो खुद होके आते, स्वयं होके आते। राइट। और चलते वो लोग पंढरपुर चलते हैं, सब जितने वारकरीज हैं चल के जाते हैं। हाँ, तो हमें उस इसमें मौका मिला कि हम उसमें सेवा कर पाए उनकी। तो हम 2014 से उनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे बाइकर्स की ग्रुप है, आरटीओ के तरफ से वो स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। अच्छा। और उसको हम हर साल हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानों को हम वहाँ बचा पाए। तो हम वो 4 व्हीलर का एम्बुलेंस, वहाँ गर्दी बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा, तो भीड़ में एम्बुलेंस आने में टाइम लग जाता है। तो हम एज बीइंग बाइकर्स हम अजाइल है, तो हम उनको पेशेंट को बिठा के अगर एम्बुलेंस तक पहुंचा सकते हो पहुंचा सकेंगे, या फिर हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, गाड़ी पे बैठ नहीं पाता है, तो हम डॉक्टर को वहां से यहाँ लाएंगे पास। तो हम ये गैप को ब्रिज करते हैं। तो हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है, तो वी मेक श्योर दैट वी गिव देम दैट सर्विस एज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस। करेक्ट। ये तो मतलब इसको तो मैं क्या बोलूँ कि मतलब कॉज एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, कि एक जान बचा रहे हो। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि एक पर्सन पूरी फैमिली पे डिपेंडेंट है। दूसरी, जैसे कि एक स्पिरिचुअलिटी की वे से भी देखे कि जो लोग पंढरपुर जा रहे हैं, आप उन लोगों की सेवा करके भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हो, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। दादा, हमारे पास अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरे को लगता है पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। तो डेफिनेटली मैं अपने ऑडियंस को यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दादा को प्यार दे सकते हो, फॉलो करो दादा को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। और कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सकेगा दादा रिप्लाई करेंगे। और आप ये जो दादा का एक मिशन है, मिशन सेफर रोड्स, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप ये नहीं है कि आपको दादा को ज्वाइन ही करना है, आप जो भी रूल्स है, जो आप 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, अगर आप वो सेफ्टी के साथ चला रहे हो तो आप उसका पार्ट हो। आपको उसके पार्ट बनने के लिए किसी को दिखाना नहीं है, आपको आप एक इंटरनल वॉइस सुननी है आपको अपनी, कि आप उसके पार्ट हो। आप अगर वो रूल फॉलो करते हो, आपको देख के आपके बच्चे फॉलो करते हैं, आपके फ्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो आप एक बेटर सोसाइटी बना सकते हो। तो मेरा ये जो पॉडकास्ट करने का एक मेन मोटिव था वो यही था कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करें कि हम सोसाइटी को एक बेटरमेंट दे सकें। और जो आज दादा ने जो शेयर की हैं चीज़ें, दादा थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और सोसाइटी के लिए हम आगे भी एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी अभी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ बचा है, तो हम उस पर फिर से डिस्कशन करेंगे। दादा
टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया थैंक यू दादा। और मुझे सबसे इंटरेक्ट करने के लिए चांस मिला। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू।